हरिओम। जय गुरुदेव। मित्रों, हमारे लिए बापूजी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैं अपने चैनल के जरिए हमेशा सच्ची रिपोर्ट साधकों तक, सनातनियों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहता हूं। गालियां खाकर भी मैं अपना कार्य कर रहा हूं। मानव बुद्धदेव तो यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए करता है। ये बात भी एक दूसरे से मतभेद रखने वालों द्वारा मेरे लिए कही गई है, कही जाती है। जबकि यूट्यूब से मुझे कितना पैसा मिलता है, कितना चैनल पर ही खर्च हो जाता है और बचा हुआ पैसा कहाँ जाता है, ये हिसाब कोई नहीं जानता। बस केवल बदनाम करना है मानव भाई को। पर मुझे उस निंदा से लेना देना ही क्या है। हमारे गुरुदेव की इतनी झूठी निंदा होती है, इतना अन्याय गुरुदेव के साथ हो रहा है, वहाँ हम अपने वास्तव में निंदनीय ऐसे नाम और रूप के बदनामी और विरोध की चिंता कैसे कर सकते हैं। अभी हम सुनेंगे एडवोकेट धर्मेंद्र मिश्रा जी को, जो हाईकोर्ट में हमारे केस के सहयोगी वकील थे। जिस दिन हाईकोर्ट में एडवोकेट कामत जी की बहस का पहला दिन था, उसी दिन शाम को धर्मेंद्र मिश्रा जी का कॉल आया था मुझे। बहुत ज़्यादा नाराज थे। काफ़ी देर तक चर्चा करके उन्होंने कुछ गलतियां बताई थी और कहा था कि मैं और भी कुछ जिम्मेदार साधकों को कॉल करके सब जानकारी दूंगा, उनको बताऊंगा। एक बार मैं वक्ता रामा भाई जी के खिलाफ वायरल किए गए झूठे और गंदे मैसेज पर लाइव चर्चा कर रहा था। मिश्रा जी मेरा वो वीडियो लाइव देख रहे थे, तब भी उन्होंने मुझे कॉल किया था और रामा भाई के खिलाफ फैलाई जा रही गंदी बातों का निषेध व्यक्त किया था। मैंने स्पीकर ऑन करके उनकी बात लाइव सुनाई थी दर्शकों को। वो वीडियो आज भी मेरे चैनल पर उपलब्ध है। मित्रों, चाहे कोई गाली दे, धमकी दे, चाहे जो करना है करे, मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने चैनल के दर्शकों तक हर खबर पहुंचाने का प्रयास करता रहूं। यदि एडवोकेट मिश्रा जी की बातों का कोई खुलासा मेरे पास आता है, कोई खंडन आता है, तो मैं वो भी आपके समक्ष अपने चैनल के जरिए प्रस्तुत करूंगा। पहले सुनिए मिश्रा जी को, जो हाईकोर्ट की हमारी लड़ाई पर उन्होंने बोला है। एकदम टू द पॉइंट। देखिए, कानूनी चीजें, कोर्ट के अंदर की चीजें, न तो आश्रम की राजनीति, न अर्जुन, न आरसी, न सोनल, न भोला, कोई बाहर क्या कर रहा है उससे नहीं चलता है। कोर्ट की चीजें कोर्ट के अंदर और रिकॉर्ड के द्वारा जो की जाती है उसी से चलता है। सबसे पहला देखिए, लोगों को अगर सही चीजें नहीं पता होगी बिल्कुल नहीं समझ में आएंगे। ध्यान रखिएगा, अपील में कोई भी नया कागज कभी नहीं लगता है अगर कोर्ट से परमिशन उस एविडेंस को लाने का ना मिले। तो जितनी बातें आज तक पिछले 2-3 साल से किसी भी चैनल पे हो रही है कि नया कागज क्यों नहीं लगाते ये बापूजी को लिए, चाह के भी आप लोग नहीं लगा पाएंगे अगर वो ट्रायल कोर्ट में वो कागज रिकॉर्ड पे नहीं लगा हो या हाई कोर्ट में एविडेंस के तौर से वो अलाउ नहीं हुआ हो। अब आइए, 391 की एप्लीकेशन केवल एक चीज के लिए लगी थी। सबको ये, मैं और भी चैनल में थोड़ा सा सुना कि कामत जी तो अब आए। कामत आरसी के पास 2018 से केस था और कामत जी कई साल पहले से इस केस में वही आ रहे थे। 291 का जो एप्लीकेशन लगा, वो एप्लीकेशन केवल एक ग्राउंड पे था। गौर से सुनिएगा, वो मेन इसलिए था कि मिस्टर लांबा ने एक किताब लिखी थी और गनिंग द गॉडवेन, और उसमें ये लिखा था कि कमरे के अंदर का डिटेल्स वगैरह हमने वीडियोग्राफी 21 को कर ली, और हमारा जो ग्राउंड था कि कमरे की वीडियोग्राफी 21 को कर ली है और उसके बाद 22 को लड़की को डिटेल पता चला, इसलिए लांबा को विटनेस बनाना जरूरी है, जो हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। बकवास वकील था, बकवास एप्लीकेशन था, समय बर्बाद करने के लिए था। आप लोगों को दो चीज कोई आज तक नहीं बताया है। पहली कंप्लेंट जो 19 अगस्त 2013 को एक्सेप्ट हुई थी और 20 तारीख के रात को जो एक्नॉलेज हुआ था, उसमें लड़की ने कुटिया का, कमरे का डिटेल्स लिख रखा है बाहर का पूरा। और 20 तारीख को जो राजेश कुमार सिंह मजिस्ट्रेट के यहाँ लगी थी, यहाँ पे 164 हुआ था, उसमें भी कमरे के बाहर भीतर उसका डिटेल दे रखा है। और पूरे ट्रायल में हमने
19 तारीख के उस लड़की के बयान को और 20 तारीख को मजिस्ट्रेट के सामने बयान को जो कमरे के बारे में लिखा गया है उसको कहीं चैलेंज नहीं किया, और कहीं भी एक भी बयान ये नहीं है कि वो जो बता रही है कमरे का डिटेल, दरवाजे, बेड, वो वैसा कुटिया नहीं है। तो 19 और 20 तारीख को लड़की के उस बयान को, जिसको हमने कभी आज तक चैलेंज नहीं किया, वो बयान में कमरे का उसका डिटेल जो बेसिक 19 और 20 को ऑलरेडी आ चुका था, तो 21 को उसके डिटेल की कोई जरूरत ही नहीं थी। तो ये सारा भटकाया गया है, बेवकूफी भरा या किसी चाल भरा 391 था, जिसका आज तक क्रेडिट दिया जाता है। कानून के नजर में, मेरी नजर में बिल्कुल जीरो एप्लीकेशन था और 4-5 साल उस पर बर्बाद किया गया। आप लोगों को कोई नहीं बताता है कि 19 का कंप्लेन क्या है, उसमें क्या लिखा हुआ है, 20 के मजिस्ट्रेट के स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, और लड़की के पूरे बयान में उस स्टेटमेंट को कभी चैलेंज नहीं किया गया है। और कहीं भी एक भी सजेशन नहीं है कि जैसा तुम कह रही हो वैसा कमरा, बेड और वो जगह नहीं है। क्या बकवास सारे लोग कर रहे हैं। और अब इससे ज्यादा डिटेल इसलिए नहीं बताऊंगा आगे कि अभी सुप्रीम कोर्ट में भी डिफेंस जाएगा। इस तरह के वाहियात हरकत ट्रायल कोर्ट में और हाई कोर्ट की अपील में कई गिनती के, मैं जब शुरू से कह रहा, जो बापूजी तक भी खबर पहुंचाया और आप लोग इसलिए पब्लिकली नहीं बताया था, जो आज भी मैं अपने को रोक रहा हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मैटर अभी भी जा सकता है, जाएगा। वो ऐसे ऐसे सैकड़ों चीज है, ऐसे ऐसे सैकड़ों चीज है। यहाँ पे सारी कहानियां, चाहे इस चैनल पे, उस चैनल पे, किसी की पर्सनालिटी बनाने में या किसी की पर्सनालिटी डेमोलिश करने में। अपील में ये डिसाइड नहीं होता है कि कौन किसके बारे में क्या बोल रहा। अपील में ये डिसाइड होता है कि विटनेसेस ने कितना बोला, उसके एविडेंस को आपने कितना इम्पीच किया, और वो फाइनलिटी में क्या फाइंडिंग है, और अपील में उस फाइंडिंग को आपने कैसे चैलेंज किया। अर्थात मैं किसी वकील के खिलाफ नहीं बोलता, केवल ये 48 मिनट का वीडियो कीर्ति आहूजा जी का और जो पहले वीडियो आया था, ये दोनों वीडियो केवल और केवल जो लोगों ने गलती की है और कर रहे थे, जिसको मैं रोकने की कोशिश की थी, और आज जो गलती कर चुके हैं, साधकों के मन में उन सब के लिए अच्छा बनाने के लिए सारी चीजें जज के फाइंडिंग पे, उनके आउटकम पे डाल दिया, ताकि आप लोग वो कोई इस तरफ दिमाग ही नहीं लगाए और सारी चीजें उस तरफ चली जाए। तथ्यों पे पूरी कीर्ति आहूजा जी के 48 मिनट पे कहीं भी उन्होंने तथ्यों के बारे में बोला कि इस केस का ये तथ्य था, ये एविडेंस था, ये क्रॉस एग्जामिनेशन था, ये फाइंडिंग थी, और इस फाइंडिंग में हमारा अपील में ये काउंटर था, और जज ने उस काउंटर को इस तरीके से लेके कर दिया। और सुनिए, उससे भी बड़ी बात, ये लोग सब बोलते हैं हर केसेस में 20-20 दिन, 25 दिन आर्ग्यूमेंट चलता है। जजेस सारे आर्ग्यूमेंट को अपने जजमेंट में नहीं लिखते हैं, वरना तो पूरा रिटन आर्ग्यूमेंट और 30 दिन सारा जजमेंट में लिखा जाएगा। बिल्कुल नहीं लिखते, किसी केस में नहीं लिखते, ये भी भरमाया जा रहा है। आप लोगों को ये नहीं बताया जा रहा है कि किशोर ने बयान में कहा है कि बापूजी को और बापूजी के पीछे ये लड़की और उसके माँ बाप को आश्रम की तरफ से जाने बापूजी बुला के ले गए, और हम जो है अपने कमरे में चले गए। ये बयान आप लोग को किसी को, ये लोग कोई नहीं बताते, इन लोगों ने कोई आपको नहीं बताते कि बापूजी की तरफ से। देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, एक कानूनी चाटू, एक बुजुर्ग संत इसलिए नहीं जेल में है कि उसके केस को खराब कर दिया गया, इसलिए वो जेल में है। मैं बहुत एज ए वकील आज बहुत दुखी हूं। केस के जड़ से क्यों नहीं अपील में वो पॉइंट जो हमारे खिलाफ था उसको कवर किया गया। इन लोगों ने बापूजी के खिलाफ ट्रायल में जो पॉइंट्स थे उसको अपील में नहीं कवर किया। क्यों? अगर वो कवर करते तो आप लोगों को ये पता चलता कि ऐसी नेगेटिव पॉइंट्स भी है। लेकिन उन्होंने किसको बचाने के लिए उन चीजों को बिल्कुल ओपन छोड़ दिया। हाई कोर्ट के जजेस के सामने हमारे रिकॉर्ड में जो जो पॉइंट्स थे जो हमारे खिलाफ थे उसको कवर नहीं किया है। केवल कुछ दिखते छोटे छोटे पॉइंट पे बहस हुए, बहुत खतरनाक पॉइंट पे बहस को कवर नहीं किया। एक और आपको बता रहा हूं, जाके कामत जी का वीडियो उठाइएगा,
दूसरे और तीसरे दिन का। और कामत जी ने अंग्रेजी में कहा है कि गर्ल है द फाउंडेशन, गौर से सुनिए, यही शब्द वहां पे है, द फाउंडेशन ऑफ द केस इज विजिट टू हरिद्वार बाय द गर्ल, when the visit has not happened the foundation goes and entire case goes। कामत जी को ये नहीं पता कि रिकॉर्ड में हमने एडमिट कर रखा है कि हरिद्वार की विजिट में लड़की आई है, हमने अब एडमिट कर रखा है। कामत जी ने इतना कॉन्ट्रडिक्टरी कैसे बहस कर लिया? जब जज फाइल पढ़ेगा तो वो देखेगा कि बहस में तो कामत जी ने ये कहा कि लड़की कभी हरिद्वार नहीं गई, इसलिए फाउंडेशन ही नहीं है, फाउंडेशन नहीं है तो इसलिए केस नहीं है। और जब वो वहां रिकॉर्ड को पढ़ेगा तो देखेगा कि हमने एडमिट कर रखा है, ये लिखा हुआ है, उसमें साफ लिखा है कि यह सही है कि मैं स्कूल से इतने लड़के लड़कियों के बीच गई। और सुन लीजिए, एक आप लोग को जनरल नॉलेज बता दे रहा हूं, आप लोग को बताया नहीं, जब हम कोई सवाल क्रॉस एग्जामिनेशन से में पूछते हैं तो सवाल में जो सही गलत होता है उसको एडमिशन कहते हैं। कहने का मतलब है कि वो सवाल ये होगा कि देखो ये सही है ना कि तुम स्कूल में बच्चों के साथ गए, ये क्वेश्चन हुआ, हमने मान लिया कि हम हरिद्वार गए हैं, हम मिले हैं। जब हम खुद एडमिट कर रहे हैं, बापूजी की तरफ से एडमिट हो रहा है और रिकॉर्ड में कामत जी ये बहस करते हैं कि क्या बोलते हैं हरिद्वार हम गए ही नहीं इसलिए फाउंडेशन ही नहीं है, उठा के रिटन आर्ग्यूमेंट में पढ़ लीजिएगा। ऐसे गलतियों का भरमार पड़ा हुआ है रिकॉर्ड में, भरमार है। और सुन लीजिए, ये जितनी कहानी बता रहे हैं ना कि हमारा रिकॉर्ड पे नहीं लिया, रिटन आर्ग्यूमेंट नहीं, ये सब बकवास है। बहस के साथ साथ पूरे रिटन आर्ग्यूमेंट की कॉपी कामत जी साथ में दे रहे थे और अपनी पूरी बहस का रिटन आर्ग्यूमेंट उन्होंने दे दिया था। केवल एक चीज बचा था कि जो रिबटल में देना था, रिबटल मतलब उसने जो आर्ग्यूमेंट किया उसके, तो गौर से सुनिए कि आप कागज दे या ना दे, अगर आपने उसे बहस में कर दिया है, जिसकी पूरी रिकॉर्डिंग आपके पास भी है, हाई कोर्ट में भी होती है, तो आपने दिया या नहीं दिया। एक बात आपको किसी ने बताया अभी तक कि तथ्य क्या है, तथ्यों पे बहस क्या है और क्या तथ्य जज ने नहीं लिखा? कभी नहीं बताएंगे ये लोग, क्योंकि इनको तथ्य भी नहीं पता, तथ्यों की बहस का भी सही नहीं पता, और क्या जज ने नहीं लिखा वो भी इनको नहीं पता। पूरा केस को हाई कोर्ट में कंप्लीटली बर्बाद कर दिया गया। और आज भी मैं नाम लेके बोल रहा हूं, मैं कीर्ति आहूजा जी को मैंने मैसेज करके कहा था जब पहला वीडियो आया था कि मैडम आपके कुछ भी बोलने का इस्तेमाल साधकों को खुश करने के लिए और संतुष्ट करने के लिए दिया जाता है, आप बहुत सोच समझ के बोलिएगा। लेकिन उसके बावजूद भी कीर्ति आहूजा ने जो ये दिया है, ये केवल और केवल इन्होंने एक वकील के तौर पे नहीं दिया है, आरसी को जायज ठहराने के लिए, कामत जी को के बहस को जायज ठहराने के लिए, जजमेंट को गलत ठहराने के लिए, जजों की जो लेवल है, दिमागी लेवल अच्छी नहीं है और सही तरीके, मतलब दिमागी ऑर्डर लिखे, लेवल मतलब मेंटल लेवल को मत लीजिएगा, मतलब जजमेंट लिखने का जो लेवल है वो सही नहीं है, केवल उसको भटकाने के लिए किया गया है, तथ्यों पे नहीं किया गया। अगर तथ्यों पे करना होता तो ये बोलते कि पैरा नंबर 6 में ये लिखा है, तथ्य ये है, जज की ये फाइंडिंग है, ये गलत है, ये कहीं नहीं। अब आ जाइए, मैं आपको दिल्ली की बता रहा हूं बात। दिल्ली में जब बापूजी को जीबी पंथ में एडमिट कराया गया, मेरी डॉक्टर भोला से बात हुई, आरसी और कामत जी, वहां ये चल रहा था कि 2-3 दिन के अंदर हम सुप्रीम कोर्ट से कुछ करवा लेंगे, और आरसी ने पूरा प्रेशर, और जब मैं आरसी बोल रहा हूं अर्जुन भी सब, कि सरेंडर कराया जाए नहीं तो नेगेटिव होगा। सुनिए मैंने क्या सलाह दिया था, मैंने ये सलाह दिया था, ये सब बेकार की बातें हैं, जो एडमिशन वहां पे एडमिट हो गया, जब डॉक्टर ने एडमिट कर लिया है, इसका मतलब है कि पेशेंट डॉक्टर की नजर में एडमिट है। जब तक डॉक्टर डिस्चार्ज नहीं करेगा तब तक कोई नहीं ले जा सकता। आप एक जोधपुर के पुलिस को और हाई कोर्ट को एक ईमेल भेज दीजिए, उस ईमेल में यह लिख दीजिए कि हरिद्वार से हम सरेंडर करने के लिए आ रहे थे, रास्ते में तबीयत खराब हुई
तो जीबी पंथ में एडमिट हुए, आप हमें आकर, हम इमीडिएटली डिस्चार्ज के बाद सरेंडर कर देंगे, या फिर आप आकर यहाँ हमें फॉर्मल अरेस्ट कर लें। ये आपके इन्फॉर्म करते ही आपका सारा काम हो जाएगा। आप यहाँ एडमिट रहेंगे। आज बापूजी आरोग्यम में जिस तरह से अरेस्ट के अंदर ही है, उसी तरह से जोधपुर पुलिस का एक दो आदमी आता, कागज में एक सरेंडर लिख के, और बापूजी यहीं दिल्ली में हॉस्पिटल में रहते, और उसके बाद आप हॉस्पिटल से कोई भी ऑर्डर लेके किसी भी आयुर्वेद में शिफ्ट करा लेते, सुप्रीम कोर्ट से शिफ्ट करा लेते, अगले 10-15 दिन में कोई डिफॉल्ट नहीं होता। लेकिन भोला जी, ये मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, भोला जी बोलते रह गए, ये बात नहीं माना। और सुनिए, मेडिकली लामा एक वर्ड होता है, LAMA, लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल डिवाइस एडवाइस। बापू जी को यहां से, ये जो जोधपुर में दुर्गति जेल में हुई, उसके लिए इस मेरे एडवाइस के बाद भी फ्लाइट से वहां ले गया, और कानूनन बापूजी बड़े अच्छी तरीके से मेडिकली यहाँ रह सकते थे, और यहाँ से वो कहीं भी एप्लीकेशन लगा के आयुर्वेद के लिए, एम्स के लिए, कड़वड़ आरोग्य कहीं का परमिशन लेने की उस समय अवधि में कोशिश कर सकते थे। डॉक्टर भोला का एक नहीं चला, और अर्जुन, आरसी सब ने मिलकर बापू जी को क्या बोलते हैं, वहां पे आरोग्यम से ये डरा के ले गए कि हम सरेंडर नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। बापूजी लेमैन है, वो किसी तरह का कोई मीडिया या कोई नहीं चाहते, इसलिए उनकी मजबूरी है बात मानना। और ये सारी चीजें होने के बाद सही तथ्य लोग, मैंने आखिरी तक मैं फोन पे कहते रहा कि बिल्कुल जीबी पंथ से मत ले जाइए, उस दौरान जो आपको टाइम मिलेगा उसमें आप आरोग्यम के लिए, और केवल क्या होता है कानून में, आपने जोधपुर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, सर व्हाइल आई वाज गोइंग टू सरेंडर, आई बिकेम अनवेल इन रूट टू दिल्ली and got a doctor admitted here, so I am surrendering immediately, or I will come the moment I got well and discharged, or formally you can surrender। अब सुनिए, आप लोग सब ये बात करते हैं ना, आरसी को वहां होना चाहिए, कामत साहब को होना चाहिए, कामत साहब को बिल्कुल होना चाहिए। हाई कोर्ट के जजेज को कोई पर्सनल फैक्ट्स नहीं पता, रिकॉर्ड में कभी वो नहीं मानते। अगर कामत जी रिकॉर्ड पे होते तो कामत जी ये कह सकते थे कि सर माई क्लाइंट इज इन हरिद्वार, ही इज अनवेल एंड अंडर ट्रीटमेंट, वो 2-3 दिन उनको यहाँ आने लगेगा, तो जनाब आप मुझे विद इन ए वीक सरेंडर का ऑर्डर दे दीजिए। ये उसके बाद उस 3-4 दिन में एप्लीकेशन बिना हरिद्वार के मूवमेंट के लगा सकते थे। कामत जी रहते तो ये बोलते काइंडली प्रोवाइड मी 1 वीक टाइम टू सरेंडर। हमारी तरफ से कोई नहीं बोला। न रहने का कारण, न रहने का घाटा ये है। एक भी बात कीर्ति आहूजा जी के मुंह से निकला कि एक लॉयर को वहां होके ये कहना चाहिए था? किसी ने? जब प्रोनाउंस होता है अपील का, आप लोग इमोशनल कितने भी हो जाए, वकील को उस वक्त ये सोच के खड़ा होना चाहिए कि मेरे क्लाइंट को बरी कर दिया जाएगा तो मेरी कोई जरूरत नहीं है, अगर सजा कर दिया गया तो हमें क्या क्या बोलना चाहिए, हमें क्या क्या बोलने की तैयारी रखनी चाहिए। तो उसके लिए तो कोई था ही नहीं। ना रहने का घाटा ये हुआ कि बापूजी को इमीडिएटली हरिद्वार से रस करना पड़ा, और ना रहने के कारण हम 1 वीक का, बहुत ऐसे अपील में बहुत होता है जहां पे रिक्वेस्ट के बाद 1 वीक सरेंडर का टाइम दे देते हैं, जज साहब सब दे देते हैं। और सुन लीजिए, उसका इसलिए हमारे केस में फर्क नहीं होता है कि अगर किसी को 5 साल 7 साल की सजा हुई और आपने 10 साल 10 दिन का टाइम सरेंडर कर ले लिया, तो आपका वो 10 दिन जो आप सरेंडर में नहीं लगाए वो 5 साल से घटेगा नहीं। इसलिए जजेस 10-10, 15-15 दिन का टाइम दे देते हैं। और सुनिए, इंटरिम बेल के बाद जब बेल खारिज भी हो जाती है तो भी जज 5 दिन का टाइम दे देते हैं। मान लीजिए किसी का इंटरिम बेल 31 तारीख तक लास्ट है और किसी कारण से उसको कहीं से इलाज करा रहा 3 दिन आना है, तो जज उस एक्सटेंशन के एप्लीकेशन को डिसमिस करते हुए उसके साथ 3 दिन का टाइम 2 दिन का और दे देता है। ये सब का कामत जी अगर रहते या कोई भी कामत जी बापूजी के बिहाफ बोलने का हकदार वहां रहता, मैं इसलिए नहीं मैं भी वहां पे लाइव पे उस पे था वीसी पे, लेकिन मैं इसलिए नहीं बोला कि ये लोग सब ये बोल देते
अरे हम तो ये करवा लेते, हम वो करवा लेते, ये तो मिश्रा जी बोल दिए इसलिए सब चौपट हो गया कि मिश्रा जी बीच में ना बोलो, इन लोगों ने ये आपके शंखनाद और ये सावक साधक सेवादल, मिश्रा जी डिस्टर्ब करना बंद करो, ये लोग नौटंकी किए। कोर्ट में जब भी सीनियर एडवोकेट कोई भी बहस करता है तो पीछे से ही बोला जाता है और बताया जाता है, चाहे उसके एसोसिएट काउंसिल हो या उसको सपोर्टिंग काउंसिल हो। मेरे उस चीज को भी काट दिया गया, उस चीज को भी, इशू की मिश्रा जी चाहे तो भी ना बोल पाए। पूरे केस के तथ्यों के बारे में आप लोगों को किसी ने नहीं बताया कि तथ्य क्या क्या है और कैसे कैसे है और कहां कहां है। मैं कामत जी को मना करते रहा कि ये भव्या के पैरा 10 एफिडेविट जो आपने फाइल किया है, उस पैरा 10 को देख लो। आप ये मत बोलो कि भव्या को पुलिस ने क्यों नहीं बुलाया। आपने खुद एफिडेविट को अपना डॉक्यूमेंट बना रखा है जिसमें आपने खुद कर रखा है कि पुलिस बार बार तंग कर रही है, हमने, आपने कोर्ट में डॉक्यूमेंट कर रखा है, आपने डिफेंस पे बना रखा है। ये बहस मत करो मत करो मत करो। कामत जी ने नहीं माना मेरे बात में। कामत जी को मैं कहते रहा कि जो आप बोल रहे हैं कि इतने लोगों को विटनेस नहीं बनाया, वो वही नहीं थी, ये बहस मत कीजिए, क्योंकि जज बोलेगा कि उस 40 में से आप अपने उन्हीं को डिफेंस विटनेस क्यों नहीं बना लिए कि हमारे सामने वो रूम में सोई थी। आपने वो पुलिस वाले को, पुलिस वाला, सुनिए, जो पुलिस वाला है और जो एक और गार्ड था, उसको बापूजी की तरफ से डिफेंस विटनेस बनाया गया और उसके बाद जब डिफेंस आया तो उनको ड्रॉप कर दिया गया। तो आप पुलिस को बोल रहे आपने खुद बना के ड्रॉप कर दिया। ये बातें कीर्ति आहूजा क्यों नहीं बता रही है? अब तो केस खत्म। आज मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अब केस खत्म हो गया, अब नहीं बोलूंगा तो बापूजी का हितैषी कैसे हूं। आज मैं एक वकील के तौर पे नहीं बोल रहा हूं, केवल एक वकील के तौर पे केस खत्म, मेरा रोल खत्म, या जितना था, नहीं था नहीं था। लेकिन आज मैं आप लोगों को ये नहीं बताऊंगा तो मेरे आत्मा भी मुझे अजीब सा धक्का देगी कि साधक बिल्कुल निर्मल मन के हैं, उनको जो परोसा जाता है उसी को सत्य मानते हैं और उनको कोर्ट की चीजें परोसी जा रही है, साधकों को नहीं पता। साधकों को जो अर्जुन के तरफ का है उसे लगता है अर्जुन सही बोल रहा है, जो आरसी के तरफ का है उसे आरसी बहुत अच्छा है। रिकॉर्ड की बात करो, PW1, PW5, PW12 को उठा के पढ़ो, मेरे से सारे एविडेंस की कॉपी लो, पब्लिकली आप सब जितने है सब पढ़ो। उसमें किसी वकील से पूछो कि क्रॉस में कौन वाला एडमिशन माना जाएगा जो हमारे खिलाफ जाएगा। क्यों छुपा के रखा जाता है कागज? क्यों सारी कागजों को छुपा के रखा जाता है? छुपा के इन लोगों ने सारी चीजें। मैंने कामत जी को विरोध किया कि कामत जी, पहले 16 को भी मैं लड़ गया आरसी की कामत उनका वकील नहीं होना चाहिए। आपको पता है जजमेंट में जितने ग्राउंड बापू जी ने बनाए हैं, जितने ग्राउंड बापू जी ने बनाए हैं, उस ग्राउंड के अलावे उसी ग्राउंड को शरद और शिल्पी के साथ लेते हुए, शिल्पी और शरद जो कई बार, शरद ने तो कम बार लिखा है अपने अपील में, शिल्पी ने तो कईयों बार लिखा है कि फ्यूचर में बापूजी ने अगर कोई अपराध किया है तो हम भेज भी दिए तो उसमें हमारा क्या जिम्मेवार है। इसको हाई कोर्ट ने एक इशू बनाया है अलग से, जो केवल बापूजी और शरद और शिल्पी के लिए बनाया है कि इसका बेनिफिट इनको दिया जाए कि नहीं। बापूजी के लिए 5 मुद्दे थे तो इनके लिए 5 + 1 6 थे। अब और सुनिए, कामत जी को मैंने बोला कि कामत जी आप मत शिल्पी का बनिए सबको, क्योंकि शिल्पी ने एक चीज कही कि बापूजी ने वहां क्या किया, हम भेज भी दिए तो उसमें हमारा क्या रोल है, हम कैसे उसके जिम्मेवार होंगे। तो एक आप लोगों से सबको बता रहा हूं, ये बात आप लोगों को कोई नहीं बताया है। बापूजी के पास भी तो एक ग्राउंड था कि मेरे पीछे जिस तरह से शिल्पी शरद ने बापूजी पे से पल्ला झाड़ दिया, उस तरह से बापूजी के पास एक ग्राउंड था जो अपील में और बहस में होना चाहिए था कि छिंदवाड़ा में अगस्त के महीने में मेरे खिलाफ क्या क्या राजनीति हुई, किस किस ने भूत के चर्चा की बात की, किसने किसने फोन पे बात की, किस किस ने इन चीजों को बनाया। मैं तो वहां था ही नहीं, मुझे क्या पता कि मेरे खिलाफ भी कहीं अगर कोई षड्यंत्र हो रहा है तो मुझे क्या पता। ये बात कोई नहीं आप लोग को बताता है कि क्या छिंदवाड़ा में षड्यंत्र हो रहा था।
जैसे बापूजी का और शिल्पी का एक वकील हुआ, शिल्पी ने तो एक वकील होने के बाद भी अपना ले लिया। एक बात बताइए, कामत जी शिल्पी और बापूजी का बहस कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात सुन लीजिए, सब गौर से सुनिए इस बात को। कामत जी का एज ए वकील का मैं पॉइंट पे बोल रहा हूं। कामत जी जब शिल्पी और बापूजी का वकील हैं, तो दोनों के अपील के ग्राउंड को वो आर्ग्यू कर रहे हैं दोनों की तरफ से। वो जब ये कहते हैं शिल्पी के बहस में, अपील में, वो बोले या ना बोले उस अपील को एक्सेप्ट करते हुए कि जनाब हमने तो अगर भेज भी दिया और बापूजी ने कुछ कर भी दिया तो हमारा क्या रोल है। अब उसी जगह वो बापू के भी वकील है, तो शिल्पी का वकील होते हुए वो बापूजी के खिलाफ बहस कर रहे हैं कि मेरे एक क्लाइंट ने भेज भी दिया तो मेरा दूसरा क्लाइंट ने कोई गड़बड़ कर भी दिया तो मेरा दूसरा वाला क्लाइंट कैसे जिम्मेवार है। ये बेसिक चीज कामत जी को नहीं पता था। कामत जी को गलत ब्रीफ किया, मिश्रा जी को कोई गलत बोल दे, अरे वकील हम है, हमें कोई कैसे ब्रीफ कर लेगा गलत। कामत जी को यह बेसिक चीज नहीं पता कि एडवर्स एडवर्स ग्राउंड बना के रखा हुआ था शिल्पी का और बापूजी का और शरद का। तो शिल्पी का वकील वो कैसे हो सकते हैं, और शिल्पी के तो बापूजी के कैसे हो सकते हैं। सारा कामत जी को बताया, इसमें आरसी वारसी किसी का कोई रोल नहीं है। कामत जी को नहीं है बातचीत पता। कामत जी से जज ने नहीं पूछा, ऑर्डर में लिखा है। कामत जी से ये तो पूछ सकते थे ना, जज साहब यदि पूछते कोर्ट में कि कामत जी ये आप बताओ कि आपका A2 मतलब शिल्पी के लिए तो आपने ये अपील में बहस आपका है कि वो हमने भेजा तो A1 आसाराम बापू जी ने अगर गड़बड़ कर दी तो उसमें हमारा क्या रोल है। ये आपने एक अल्टरनेट ग्राउंड ले रखा है, और तब इस ग्राउंड के लिए आप आसाराम बापू जी की तरफ से क्या बोलेंगे। कामत जी क्या बोलेंगे, नहीं नहीं जनाब ये ग्राउंड गलत है। तो शिल्पी का के साथ उन्होंने वकालत नहीं सही की। और अगर बोलेंगे कि नहीं नहीं ग्राउंड ये तो ग्राउंड मेरा शिल्पी का बलता है, तो बापूजी की तरफ से उन्होंने गलत की। अरे मुद्दे पे बात कीजिए। इतना ये जजमेंट जो आया है ना, इसको ये कीर्ति आहूजा जी जो ढक रही है ना, इन ढकने के पीछे नहीं जाइए, सीरियस बातों को ढूंढिए। वरना 3-3 घंटे सारे लाइव करते रहिए, कोई वहां ढोलक बजाते रहे, कोई यहाँ बोलते रहे, आए एक दूसरे को बोलते रहे, तथ्य तो आया नहीं। जो 1% 2% सुप्रीम कोर्ट का स्कोप बहुत कम होता है, उसका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा, उसका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। कामत जी से कोई ये सवाल पूछे, आप कल भी कामत जी को सॉफ्टली डिफेंड कर रहे थे। वकील मैं क्रॉस में गलत सवाल पूछूंगा, मिश्रा जी जिम्मेवार है, पैरोकार जिम्मेवार नहीं है। और अगर पैरोकार के कहने से कोई कर रहा है तो फिर वो वकील नहीं है। कोई भी वकील अपने मुवक्किल के खिलाफ पैरोकार के कहने से कुछ गलत कर रहा है तो वो वकील का, कोई भी वकील हो, वो वकील नहीं है। मुद्दा बहुत सिंपल और बहुत स्ट्रेट है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कैसे कोई दोनों एडवर्स ग्राउंड वालों का वकील बन सकता है। कीर्ति आहूजा तो कहीं नहीं बोली, एक शब्द नहीं बोली, एक लाइन नहीं बोली। बापूजी की तरफ से कि जो यहां आपका छिंदवाड़े में सारा चीज हुआ, उसके बारे में बापूजी की तरफ से तो कोई चीज आया ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं गया। बापूजी के वकील को केवल शिल्पी का जब अपील लगा तो शिल्पी ने जब ये लिखा तो इसका मतलब शिल्पी को केवल अपने बरी होने से मतलब था। बापूजी ये एक लिटरल शब्द में आपको बोल रहा हूं, ये ग्राउंड ये कहता है कि बापूजी ने अगर कुछ कर दिया हो फ्यूचर तो मेरा क्या। तो उसमें का मना दशा ये होती है, अरे दूसरा एक्यूज भाड़ में जाए मैं बरी हो जाऊं। तो जब एक एक्यूज ये ग्राउंड लेके अपील में जा रहा है तो कम से कम बापूजी को अपना तो ग्राउंड डिफेंस का अपील में होना चाहिए, इसमें फंसना नहीं चाहिए। और सुनिए, जब ये बात मेरे पास मेरे एक चैम्बर में ये लोग भी आए, शिल्पी ये सोनल से जब मैंने ये बोला कि मैं तो बापूजी का वकील था, सोनल मेरे पास आई कि सर आप, ये मैं बता रहा 2023 की, कि मिश्रा जी आप मेरा केस ले लीजिए। मैंने कहा जब मैं बापू, एक ही क्लाइंट का केस कोई ले सकता है, मैं आपका केस तब लूंगा जब बापूजी का केस में मैं नहीं रहूंगा, और क्योंकि मुझे अपने क्लाइंट के लिए बोलना हो। मैंने कहा कि जो मैं वही करूंगा
तभी सुन लीजिए, तभी बापूजी के जो वकील थे ना, कामत साहब थे, और कामत साहब काम नहीं कर रहे थे, मतलब कि उस वक्त डेट ही डेट ले रहे थे, तो केवल डेट लेके दो तीसरा एसओएस वगैरह लगा दिए थे। तो बात उस वक्त, और कामत साहब ने फोन पे बापूजी को यह कह दिया था पब्लिकली कि मैं नहीं करूंगा, कोई और वकील कर ले। मैं आपको क्या बता रहा हूं बापूजी को किस तरह से कामत जी ने कहा था। सलूजा साहब सब बैठे हुए थे, एक डेट लग गई थी और वो दिसंबर की लग गई थी, जो मैंने छोटा कराया था, मेरा पहला हियरिंग था। तो उसके बाद कि किसको ले नहीं ले, तो जब मैंने ये कहा कि मैं बापूजी के लिए हूं, किसी के लिए नहीं होऊंगा, तो इन लोगों ने कहा कि बापूजी कह देंगे, तो मैंने कहा बापूजी कुछ बोलेंगे तो फॉलो करूंगा। बापूजी ने मुझे क्लियर कहा और इन सबको कहा कि मिश्रा जी मुख्य में रहेंगे, मैं बरी तो सब बरी, मिश्रा जी केंद्र, मुख्य ने केंद्र में रहेंगे, मिश्रा जी मेरे रहेंगे और किसी के नहीं। चैप्टर ओवर। अब सुन लीजिए, मेरा सबसे ज्यादा इस केस में विरोध कि मैं ना कर सकूं, आरसी से भी 1000 गुना ज्यादा अर्जुन और सोनल ने किया है। इन दोनों ने किया है, हजारों गुना ज्यादा किया है। और तो उसके बाद जैसे मैंने इसको बोला, महेंद्र गुप्ता और सोनल ने यह कहना शुरू कर दिया कि मिश्रा जी का चैम्बर सिविल साइड में है और उनके चैम्बर में मैंने सिविल की किताब देखी है, तो मिश्रा जी तो क्रिमिनल के वकील ही नहीं है। ताकि उनको दिख गया कि मिश्रा जी किसी भी कीमत पे जिसके वकील रहेंगे उसके लिए ही बोलेंगे। तो जब मैंने कि एक ही का मैंने मना कर दिया, तो ये वकील की जिम्मेवारी होती है कि दो कॉन्ट्राडिक्टरी, डिफेंस वालों का नहीं। उसके बाद सोनल से ये बात मैंने सोनल को यही समझाया उस वक्त, गुप्ता जी को भी, शिल्पी को उतना बात नहीं डायरेक्ट होता था कि देखिए आपका और बापूजी का वकील एक नहीं हो सकता है। आपने ये अपील में लिख रखी है जो बापूजी के खिलाफ है कि अगर हम भेज भी दिए और बापूजी ने कर दिया तो हमारा क्या रोल है। तो सोनल ने बोला, जो पब्लिक वही बोलती है, कि सर ये तो बेल मैटर में था। मैंने कहा कि गुमराह मत कीजिए मुझे, ये आपके अपील में लिखा हुआ है। बोली नहीं वो तो सरद का लिखा है। मैंने कहा सरद में तो कम बार लिखा है, आप में तो कई बार लिखा हुआ है। फिर तुरंत बदलती है, वो बोली कि सर ये तो क्या बोलते हैं वकील ने लिख दिया, हमें तो पता ही नहीं था। सोनल को पता नहीं कि अपील में क्या लिखा। मैंने कहा कि एक रास्ता, ये 23 की बात बता रहा हूं, मैंने कहा एक रास्ता है अभी भी, आप एक एप्लीकेशन लगा के अमेंडमेंट कर दो, अपने अपील के लिए एक रिकॉर्ड में लगा तो दो सही कम से कम, कि मेरे वकील ने लगा दिया, हम इस ग्राउंड को नहीं इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि बापूजी ने तो ऐसा कुछ ना हमने भेजा है ना बापूजी ने ऐसा किया है। तो ये वाला मेरा मेन ग्राउंड है, ये ग्राउंड वकील साहब ने लिखा है, इसलिए मेरे अपील के ग्राउंड से इसको स्ट्रक अप माना जाए। और जब आप बहस कराएं तो अपने वकील से भी ये बुलवा दे, क्योंकि आप बहस करे या नहीं करे उस पॉइंट पे जज जब पढ़ेगा तो जज अपील पढ़ेगा कि नहीं कि अपील में क्या लिखा हुआ है ग्राउंड, और वही अपील पढ़ के, मैंने सोनल को बोला था अपील लिख के पढ़ेंगे, और वही अपील का वही ग्राउंड लिख के एडिशनल ग्राउंड हाई कोर्ट ने बनाया। कीर्ति आहूजा कभी नहीं बोलेगी ये बात, आप लोगों को कोई नहीं पता, तो या तो इसको पता है नहीं बता रहा है तो गलत है, और अगर नहीं पता है तो फिर तथ्यों को और पढ़े। एक एक चीजों पे जो तथ्य है उससे आप भाग नहीं सकते, उसका काट आपको बनाना पड़ेगा। अच्छा बुरा जो भी ट्रायल कोर्ट में आ गया है उसका काट आपको हाईकोर्ट के अपील में बनाना चाहिए था। आप ये नहीं सोच के चल सकते कि खरगोश झाड़ी में अपना मुंह कर दिया कि मैंने शेर को नहीं देखा, शेर मुझे नहीं देखा, शेर पीछे से खा गया। आप इस ग्राउंड पे चल ही नहीं सकते कि ये वाला हमारे खिलाफ है इसलिए हम नहीं बोलते हैं। आप नहीं बोलेंगे, जज जब पढ़ेगा तो उसको वो चीज तो मिल जाएगी और आपकी तरफ से उस पर कोई बहस नहीं मिलेगा, जज कर देगा। तो ये सारी चीजें मैं समझा। ये जो एफएसएल का, ये जज साहब ने जो लिखा है कि एफएसएल की कोई जरूरत नहीं है, नहीं मिला, ये सब मैंने कामत जी को बता दिया। आरसी सोनल ने चार्ट बनाया था, वो आप उठा के देखिएगा, ये जो चार्ट जजमेंट में है ना, ये आरसी और सोनल ने एसओएस में फाइल किया था। और
वो सारी चीजों को मैंने कामत जी को 23 में भी मना किया, 24 में, कि इस चार्ट से नहीं चाहिए, इस चार्ट में बहुत चीज गड़बड़ है। कामत जी ने उन सारी चीज के बाद भी वही चार्ट दे दिया। वो चार्ट हमारे खिलाफ चला गया। कामत जी को मैंने क्लियर कहा था कि पूरा शरीर और प्राइवेट पार्ट, पूरा शरीर जो बोलिए वो प्राइवेट पार्ट को इंक्लूड नहीं करता। इसको जरूर आप एम्फेसाइज कीजिएगा, वरना पूरे शरीर में प्राइवेट पार्ट आता है, ये जज के दिमाग में रहेगा। प्लीज इसको जरूर कीजिएगा। कुछ नहीं हुआ। ऐसे ऐसे सैकड़ों पॉइंट है जो हमारे खिलाफ एविडेंस पे है, जिसपे काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। और आपको एक बता दूं, जो आर्ग्यूमेंट है ना, वो आपको बहुत अच्छा लग रहा है। कामत साहब जो लिखित में चार देते थे, इन लोगों ने दिया, वो पढ़ते थे। उस लाइन के ऊपर का लाइन और नीचे का चार लाइन या अगले पेज पे इन लोगों ने, मुझे नहीं लगता नहीं पढ़ा, इन लोगों ने पढ़ा भी। लेकिन अगर कामत जी को नहीं दिए तो कामत जी क्या पैरोकार के कागज पे बहस करने के लिए कोई वकील होता है? अपना कहाँ जाएगा? उसका ऊपर नीचे कॉन्ट्रडिक्शंस पूरा है। पूरा पढ़ा ही नहीं गया, या पढ़ा नहीं गया तो बोला क्यों नहीं गया? कीर्ति आहूजा ऐसे हवाबाजी, वो इम्प्रूवमेंट नहीं होना चाहिए, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये सब हवाबाजी पे, जजमेंट पे मैं 3 घंटे बहस कर दूंगा। मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे इस पे आइए, और साथ में इस पे भी आइए कि आपके खिलाफ वाला जजमेंट क्या है। मैंने कामत जी को कहा कि अब आप लोग को बताते, ये लोग कोई नहीं बता। जब सेक्शन 29 में प्रिजम्पशन होता है फाउंडेशन फैक्ट के बाद कि आपका गिल्टी माइंड है, उसमें आगे ये होता है कि जितना आप कोई भी डिफेंस झूठ देंगे तो आपके खिलाफ और एक एविडेंस क्रिएट हो गया, आपका झूठ बोलना। एक तरफ कामत जी को मैंने कहा, कामत जी कवर कीजिएगा। एक तरफ आप कहते हैं कि बापूजी से आप कभी नहीं मिले, बापूजी लड़की से कभी नहीं मिली, कोई मतलब ही नहीं है, और आपने बहुत जगह एडमिट कर रखा है। जब करमबीर जब वो उस लड़की का पिताजी ये कहता है कि, हमारी गवाह ये कहते हैं कि उसके पिताजी ने ये भूत वाली बात बोली कि हमें भूत है, बापूजी ने नहीं पूछा, तो आपने मान लिया कि उसका बाप वो है वहां पे। ये आप जब गवाह को आप इस चीज पे खुला छोड़ दिए, तो मैंने कामत जी को कहा इसे कवर करना। जज ने वो वाला लाइन लिख दिया है कि लड़की के वो वहां के उस वाले को, कुटिया वाले को बोला कि इनको ठहराओ, इसका मतलब आप मिले हो, वो वहां पे थी। ये कीर्ति आहूजा ना पढ़ी है, ये लोग पढ़े नहीं है, पता नहीं क्यों ये लोग झूठ सच कर रहे, किस कारण से कर रहे, समझ में नहीं आ रहा। ऐसे ऐसे मैं बहुत व्यथित हूं और बहुत गुस्से में हूं। ऐसे ऐसे सैकड़ों चीजें भाई। अब तो सुप्रीम कोर्ट आ गया है, अब तो जो थोड़ा बहुत सुप्रीम कोर्ट में एक चीज और आपको बता दूं, आप लोग गौर से सुन लीजिए। ट्रायल कोर्ट में तथ्यों पे, एविडेंस पे फुल बहस होता है, एक एक लाइन के तथ्यों पे बहस होता है। जब सजा होती है तो हाई कोर्ट में दोबारा री एप्रिसिएट ऑफ एविडेंस होता है, उसी तरह से तथ्यों पे बहस होता है। हाई कोर्ट और निचली अदालत के बाद सुप्रीम कोर्ट पे एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस डिटेल में नहीं होता है। आपका सुप्रीम कोर्ट का दायरा हो गया है अब छोटा, और बहुत छोटा कानून के तहत में। अब ये बकवासों के बीच में कोई वो उसका कैंपेन, कोई, अरे भाई अब भी जो भी छोटा सा विंडो बचा हुआ है, कोई, मैं आज लाइव में इसलिए बोल रहा हूं, सबको जगा रहा हूं, और इन तक सब वो लोग सुनेंगे, उन सबको मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूं कि अरे भाई वो संत बुजुर्ग आदमी के लिए अब तो कम से कम सब चीज और सारे बाजार मार्केटिंग झूठ सच को छोड़कर जितना बनता है उतना ही तो सच कर लो। और आपको मैं एक और, अब तो सच करके इतना मेहनत कर दो, जो होगा क्या होगा वो भगवान के हाथ पे छोड़ दो, लेकिन कम से कम ईमानदारी से तो मेहनत कर दो। और मैं अपने 32-33 साल के प्रैक्टिस से आपको बता रहा हूं कि चालान का कोर्ट होता है ना, आप लोग जानते होंगे, चालान कोर्ट और तहसील के कोर्ट में 100-200 रुपए फीस लेकर जो वकील साहब खड़े होते हैं ना, उन वैसे क्लाइंट को जिनके पास वो वकील है, उनको भी बापूजी से बेहतर ट्रायल कोर्ट में वकील मिल जाता है। यहां बापूजी को ट्रायल कोर्ट में उससे भी बदतर वकील मिला था।
और हाई कोर्ट में भी बापूजी का वकील तथ्यों के खिलाफ इतना बेकार हुआ है कि एक मामूली वकील भी इससे बेहतर कर जाता। अपील और ट्रायल अंग्रेजी नहीं होता है, लैंग्वेज नहीं होता है, बॉडी लैंग्वेज नहीं होता है, हाथ वाथ उठाना नहीं होता है, बाहरी दुनिया में प्रचार करना नहीं होता है, मोटी मोटी लंबी लंबी बात नहीं होती है, तथ्यों पे खुर्राट की तरह से चीर फाड़ होता है। हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं बापूजी के लिए। कीर्ति आहूजा 48 मिनट 40 मिनट का दे रहे, किस लिए दे रहे भाई? आप किस लिए दे रहे? और सुन लीजिए, जो अहमदाबाद का आप कह रहे थे ना, कोई एप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्स नहीं है। 12 साल के बाद एक ही ग्राउंड देते हैं, 12 साल के बाद, 12 साल के बाद लिमिटेशन अगर जस्टिफाई हो जाता है तो 12 साल और 20 साल भी ओके है। आपको ये नहीं देखना होगा कि 12 साल के बाद, मैं अब जो अहमदाबाद के हैं उनके वकील को फ्री में सलाह दे रहा हूं, आपको ये नहीं देखना है कि 12 साल के बाद कंप्लेन हुआ है कि 20 साल, आपको ये देखना है कि वो 12 साल लड़की जस्टिफाई कर पाई कि नहीं। अगर जस्टिफाई कर गई तो 12 साल ओके है, अगर जस्टिफाई नहीं कर पाई तो 10 दिन भी ओके नहीं है, 5 दिन भी ओके नहीं है। साल और दिनों का नहीं होता है, वो पीरियड का जस्टिफिकेशन होता है। अगर 5 दिन भी जस्टिफाई नहीं हुआ, 5 दिन भी जस्टिफाई नहीं हुआ तो बरी हो जाएगा, और अगर 10 साल भी जस्टिफाई हो गया तो बरी नहीं होगा। अब बापूजी जी को सर। अगर सुप्रीम कोर्ट से बरी कराना है तो कोई भी वकील हो, कोई भी हो, वो तथ्यों पे, केवल और केवल तथ्यों पे, ट्रायल कोर्ट की मजबूती और कमजोरी और हाई कोर्ट के, बिना लाग लपेट के, बिना गारंटी दिए, कोई वकील गारंटी नहीं दे सकता कि मैं बरी कराऊंगा या अपील जितवाऊंगा, कोई गारंटी नहीं चाहिए किसी से। 100% पढ़ के अच्छे वकील के तौर पे, जिसको अपील और अपील का अपील करना नॉलेज हो, कोई भी बढ़िया सा आके कर लीजिए। जो जो उसमें आपको सहयोग देना चाहते हैं कम से कम उनसे ले लीजिए। और बापूजी ये डिजर्व करते हैं कि बापूजी को कोई बड़ा लंबा तगड़ा वकालत का सपोर्ट ना भी मिले तो कम से कम एक आम आदमी को जितना मिलता है उतना तो मिल जाए। मैं बहुत दुखी हूं, और किसी को भी मेरी बातों से, आपके यहाँ सुनने वाले या बाहर वाले, किसी को हर्ट हुआ हो, मैं एक ही बोलूंगा कि मैं बहुत दुखी हूं और सच बोल रहा हूं, इसलिए मेरे शब्दों को मत पकड़िएगा, मेरी भावनाओं में जाइएगा। मैं बहुत दुखी हूं बापूजी के लिए, और बापूजी से भी ज्यादा दुखी हूं पता किन के लिए? जो उनके साधक, जो जी निर्बोध साधक सब है ना, निर्बोध गौ, जो भी बोल देता है ना, वो भाव में ना एकदम रोने लगते हैं। कोई बोल देता मैं बरी करा दूंगा, वो इतना खुश हो जाते हैं कि ये तो बढ़िया। इतने निर्बोध साधक के आंखों, आज पानीपत में केस था, रो रहे थे साधक सब, वहां पे रो रहे थे आज के केस में मेरे सामने। मेरे से बर्दाश्त नहीं, मेरे आंखों में भी आंसू आ गए। मैं उन साधकों के दुख को जब फील करता हूं ना, आत्मा मेरा कांपता है। अरे बापूजी के लिए बढ़िया से आर्ग्यूमेंट कर दो, बढ़िया से तथ्यों में कर दो, कोई गारंटी मत दो। ये क्या नौटंकी है? 48 मिनट का आप जस्टिफाई वीडियो कर रहे हो। और सुन लीजिए, लोग उनको इसीलिए सुनते हैं ना कि विश्वास करते हैं, और एक मजबूर स्थिति में एक उम्मीद की किरण दिखती है तो उसके पीछे हो जाते हैं। आप ऐसे वक्त में अगर झूठी उम्मीद की किरण दे रहे हो तो आप बहुत गलत काम कर रहे हो। कोई भी को देखो, सुनिए, और एक चीज ध्यान रखिएगा, बापूजी का केस इतना हाईलाइटेड केस है, उस पर जो भी वीडियो पे बोलता है ना, उसका प्रचार होता है वकील के तौर पे, उसका एडवर्टीजमेंट होता है। 10-10 5-5 लाख साधक देख लेते हैं तो वो नामी हो जाता है, वकीलों में नामी हो जाता है, मीडिया में नामी हो जाता है, कई साधकों के बीच में नामी हो जाता है, उसकी रिकॉग्निशन मिल जाती है। तो बहुत लोग इसलिए बोलते हैं कि उनकी पहचान बन जाए। बापूजी, अब एक जनरल बोल रहा हूं, बापूजी वो हाथी हैं जिसके ऊपर चढ़ के ना कौवा सब भी अपनी ऊंचाई जो है ना 8 फुट 10 फुट 20 फुट ऊपर करना चाहता है। ये आप लोग की जिम्मेवारी है कि देखिए कि कौन बापूजी के साथ चींटी चल रहा है या कौन केवल बापूजी के पीठ पर बैठ के अपनी ऊंचाई बढ़ाना चाहता है। आप लोग जागिए, आखिरी मौका है। अगर, और उससे भी ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन आने में टाइम लगेगा। जो अहमदाबाद है ना, वो बहुत क्रिटिकल है, और वहां के लिए मेरे साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है
मेरे ऐसे हाथ बंधे हैं कि मैं आप लोगों को अब खुल के भी कोई भी सलाह नहीं दे सकता, क्योंकि गुजराती में है और वहां के सारे जो तथ्य हैं, मेरी बात सुनिए, कीर्ति आहूजा जी गुजराती जानती नहीं, जजमेंट पढ़ के ओपिनियन दे दी अहमदाबाद केस का। मैं इंग्लिश का वो जजमेंट पढ़ सकता हूँ, पढ़ा भी हूं, इसलिए ओपिनियन नहीं दूंगा कि मुझे पता नहीं कि गुजराती में इन चीफ एविडेंस क्या है, क्रॉस एग्जामिनेशन क्या है। वो तो जज का ओपिनियन उन एविडेंस पे है ना, मैं उस ओपिनियन पे क्या ओपिनियन दूं जब मैं एविडेंस पढ़ा ही नहीं। कीर्ति आहूजा जी को गुजराती नहीं आता, एपी सिंह को गुजराती नहीं आता, ये लोग सब उस गुजराती के पूरे एविडेंस को पढ़े भी ना जजमेंट पे ओपिनियन दे रहे। अरे जब वो एविडेंस जिसके बेसिस पे ये जजमेंट है उसको हम पढ़ने में नाकाम है तो हम कैसे दे दे। इसलिए मेरे भाई मैं आप लोगों को गुजरात हाई कोर्ट पे ओपिनियन नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैंने एविडेंस ही नहीं पढ़ा। ऐसी बेबाकी बाकी लोग क्यों नहीं दिखाते हैं जी को बोला। और सुनिए, जब आप उठा के अरुण मोंगा जी का जस्टिस का सुनिएगा तो जस्टिस में कामत साहब ने जो बहस किया था सी पे, वो ये कहा था कि कॉज टू पेनिट्रेशन, तो यहां पेनिट्रेशन नहीं हुआ। कामत जी ने बिल्कुल बहस गलत किया था। तो मोंगा साहब ने ये कहा था कि अगर पेनिट्रेशन हो गया तो ए बी में आ जाएगा, सी की जरूरत ही नहीं है। सी तो तब जरूरत पड़ती है जब होता नहीं है और करने का वो प्रोसेस होता है। कामत साहब ने उस पे उस कॉज टू पे कुछ नहीं किया जो एक कन्विक्शन का बहुत बड़ा हिस्सा है। और सुनिए, कामत जी ने ये नहीं किया, उसमें एक सी में एक वर्ड है एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, तो माउथ कम्स अंडर द एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। मैंने कामत जी को, सोनल को, आरसी को तो नहीं बोला था मैं उस वहां पे, इसलिए नहीं कि वो बदतमीजी पे आ जाता था, तो उसको सोनल को महेंद्र गुप्ता को और ये वहां पे क्या बैठे थे लोहिया जी को, सबको ये बताया था कि ये कॉज टू हमें बहुत तंग करेगा, इसको बिल्कुल कवर कीजिए। और एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, और जो एलिगेशन है कि बापू जी ने 1.5 घंटे बदतमीजी की, ये एलिगेशन में बोल रहा हूं। और मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूं कि आप लोग को क्लियर समझ में आए, मैं इसलिए थोड़ा सा पर्दा। और बापूजी ने लड़की को अपने प्राइवेट पार्ट में अपने प्राइवेट पार्ट पे मुंह लगाने को बोला, ये कॉज टू में आता है, बॉडी को मैनिपुलेट करके कॉज टू में आता है। मैं हाथ जोड़ते रहा कामत जी को, सोनल को, ये सोनल का कोई भी इंटरेस्ट बापूजी से जुड़ा 14-15 में बोलते रहा नहीं था, क्योंकि उसका इंटरेस्ट केवल अगस्त का था, जो अगस्त में छिंदवाड़ा से जुड़ा मैटर था। मिश्रा जी, हाँ जी मिश्रा जी, आपसे एक सवाल पूछ रहा है। आपने जो बातें लाइव में कहा कि देवदत्त कामत जी को शिल्पी का केस लड़ना नहीं चाहिए या तो बापूजी केस छोड़ना चाहिए, क्या ये बात को देवदत्त कामत जी जिन्होंने इतनी बड़े वकील है, बापूजी केस वही लड़ रही है, आपको तो साइड कर दिया गया है, तो क्या उनको समझ में नहीं है ना जानबूझकर तो उन्होंने ऐसे किया है? तो आप लोग समझो ना, समझो कि आखिर कोई क्यों किया, ये बेसिक चीज को कोई क्यों किया, ये क्या है। ये तो एक कहा जाता है एडवर्स डिफेंस वाले क्लाइंट का वकील हम नहीं बन सकते। तो ये बात देवदत्त कामत जी की समझ में नहीं है? खूब पता है, कैसे नहीं पता होगा। और अगर उनको अपील का ये ग्राउंड नहीं पता था, अगर उनको अपील का ग्राउंड ये नहीं पता था, तो इसका मतलब वो पढ़े ही नहीं। छोटा जो वकील होता है ना, जो मामूली वकील होते हैं ना, इस तरह के मैटर में उनका कंप्लेन हो जाता है। ऐसा है जो वो बात बोल रहे हैं ना, बहुत सीरियस मैटर है ये, बहुत सीरियस। मैं उनको मतलब कि एप्रिशिएट करता हूं कि उनके दिमाग में ये लीगल चीज आई कि क्या एक कोई लॉयर एडवर्स पार्टीज का केस एक ही केस में ले, इसे छोड़ दीजिए। अगर किसी केस में मैंने प्लेंटिफ का केस ले लिया, मतलब एक पार्टी का, तो बाद में अगर मैं दूसरी पार्टी का केस ले लिया तो अपोजिट हुआ, लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा मेरा। कानून बहुत सख्त है, इस पे बहुत सख्त है। शिल्पी का वो ग्राउंड जो है, शरद को इसलिए छोड़ डाला, शिल्पी का वो ग्राउंड बापूजी को कॉर्नर करता है।
तो जब हम बिल्कुल उसके बिल्कुल ग्राउंड आपने के लिए बहस करेंगे तो बापूजी के खिलाफ बहस कर रहे हैं, तो मैं अपने क्लाइंट के खिलाफ कैसे बहस कर सकता हूँ? ये बहुत लीगल चीज बता रहा हूँ। जब शिल्पी का ये ग्राउंड हम कह रहे हैं कि जनाब अगर वो बापूजी ने कर दिया, हमने भेजा भी था, कर दिया, तो मेरा क्या दोष है? अगर ये ग्राउंड को हम बहस कर रहे हैं तो मैं बापूजी के खिलाफ बहस कर रहा हूं, और बिल्कुल सही बापूजी कहा मेरे क्लाइंट है। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, हाँ, 1 लाख तो ये प्रतिशत मैं बिल्कुल, हाँ, तो नहीं, ये कीर्ति आहूजा को ये दिख नहीं रहा? आज अगर इन लोगों ने बहुत दिमाग से काम खेला, सजा होने के बाद कोई नहीं आया, और उसके बाद जब बापूजी को ले गया जोधपुर में 29 को, उस 28 को सबको रात को जजमेंट मान लीजिए 27 को मिला, 28 को लोग पढ़ने के थे, उसी दिन 28 को वो सरेंडर उरेंडर की बात आ गई। 29 को बापूजी बेड खाना, ये तकलीफ, हाईकोर्ट में जा रहे अपील, केवल ये चर्चा होने लगी, केवल और केवल आप लोगों ने भी यही चर्चा, उस ये जानबूझ के इसलिए किया गया है कि इस चर्चा के बीच में जजमेंट का चर्चा खत्म हो गया, बिल्कुल सही कहा आपने। जजमेंट दबा दिया, इन लोगों ने तो बात ही अलग कर दी। और उसके बाद एक बड़े तरीके से कीर्ति आहूजा और अर्थ अन्य बना के जज की तरफ घुमा दिया कि जज करप्ट है। जजमेंट की तो चर्चा ही नहीं हुई, वो लोग अपने ऊपर बात ले लिए, उन लोगों ने अपने को विक्टिम बना लिया, जानबूझ के गाली सुनने को तैयार हो गए, और सारी चीजें पलंग गद्दा बिस्तर पानी आरोग्यम हाई कोर्ट में पिटीशन, ये जज रिलीफ देगा नहीं देगा कामजी, ये सारी चर्चा ही पिछले 29 तारीख से यही हो रही है, 28-29 से जजमेंट का तो डाइसेक्शन ही नहीं हो रहा। और डाइसेक्शन में अब शांति से कुछ होगा तो उससे पहले एक माहौल बनाने के लिए कीर्ति जी का हुआ, ताकि आप लोग शरीफ लोग उन वकील साहब की बात से उसी नजरिए से और जज के करप्शन के झूठे आरोप के नजरिए से आप लोग सब जजमेंट को अब उसी नजरिए से देखिएगा, तो जजमेंट में आपको वो चीज दिखेगा नहीं, आपको जज गलत दिखेगा, कीर्ति आहूजा सही दिखेगी, कामत जी को धोखा, ये सारी चीज दिखेगी। ये बहुत सोच समझ के ये चाल खेला गया है। तो जजमेंट को डाइसेक्ट कीजिए, 92 पेज को डाइसेक्ट कीजिए, आखिर ये इशू बना तो पूछिए कि कामत जी कैसे न्याय कर सकते हैं, ये पूछिए कि जो कटिंग वाला था वो मैंने कामत जी इन सबको बोला उस पर क्यों नहीं, और कोई बरी वरी नहीं किया बापूजी को। अगर 4 आदमी के बीच में गैंग रेप का, अगर बाकियों को एक्यूज नहीं माना तो गैंग रेप नहीं बना, लेकिन ट्रैफिकिंग में तो सजा कर दिया ना, 370D में तो सजा है ना। और ट्रैफिकिंग में बापूजी को केवल सजा किया, बाकी को इसलिए नहीं किया कि ट्रैफिकिंग बाकी लोगों, देखो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, एक बैग मान लीजिए ड्रग से भरा हुआ है, और मुझे उसको मान लीजिए किसी XYZ को, किसी को भी वो मान लीजिए मैं एक नाम देता हूं, सुबोध को पता है कि ये चीज है, और दुबई से उसको इंडिया मंगवाना है या कलकत्ता से दिल्ली मंगवाना है। वो अपने एक दोस्त को बोलता है कि यार वो आ रहा है, तुझे भाभी जो है ना एक पैकेट दे देगी, वो और क्या तेल लेते आना। उसका दोस्त जो है राजेश जो है सुबोध की वाइफ से लिया और लाके यहाँ पे दे दिया, पुलिस का रेड हुआ। अब ये तो सत्य है कि राजेश लेकर आया, लेकिन राजेश को तो पता ही नहीं था। तो यहाँ पे ट्रैफिकिंग, यहाँ पे तो वो चीजें हुई, वहां से यहां तक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ड्रग्स हुआ, लेकिन राजेश बरी। शिल्पी यहाँ उसी केस में ट्रैफिकिंग के लिए बापूजी को तो माना गया, ये फिर ये माना गया कि शिल्पी का उसमें रोल नहीं। तो कहने का मतलब ये जो कहानी से ये कीर्ति और ये सब बाकी लोग बना रहे हैं ना कि 2 बरी हो गया तो बापूजी क्यों है, ये कानून में रद्दी है। बिल्कुल कानून में कई बरी होने के बाद भी एक को सजा हो सकता है, ये झूठा ये लोग बना रहे हैं, ये लोग झूठा बता रहे हैं कि शिल्पी शरद बरी हो गया तो। और सुनिए, जस्टिस अरुण मोंगादे दूसरे दिन और तीसरे दिन, मुझे दिन याद नहीं है, क्लियर क्वेश्चन इनको कामत जी को बोला था कि क्या नाम है वो, छिंदवाड़ा के बातों को छोड़िए मिस्टर कामत,
15 August stand alone is a case against A1 कि 15 तारीख अकेला ही बापूजी के लिए है काफी। ये जब जज आपको बहस के दौरान क्वेश्चन दे रहा है, इसका मतलब जज ने आपको माइंड दिया कि शिल्पी उल्पी वाला यदि उल्टा सीधा भी हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन ना भी हो, भूत वाली बात, ये तो अकेले 15 से भी बापूजी के खिलाफ एलिगेशन है। ये वीडियो में है, देख लीजिएगा। तो ये जो इनका कहना कि अकेला इनको छोड़ दिया तो ये बरी हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये सब चीजें बेकार की चीजें हैं। ये केवल और केवल, हाँ जी आपसे चलिए एक सवाल और पूछे। बापूजी पूछिए की जब पूछिए। मेडिकल हुई है लड़की की, तब तो उसमें तो हाँ। कोई नो हस्बैंड कोई ये नहीं है, बलात्कार के पुष्ट नहीं हुए। और देखिए आप सुनिए, क्या? सुनिए हाँ मैं आपको बताइए। बता दे रहा हूँ, ये लोग नहीं बताते हैं। बहुत पहले, आज से करीब 50-60 साल पहले एक केस हुआ था। उस केस में क्या हुआ था कि लड़की के प्राइवेट पार्ट में शीशे का बोतल डाल दिया गया था। तो उस वक्त यह हुआ कि मर्द का प्राइवेट पार्ट नहीं गया है, इसलिए रेप नहीं है। दूसरा ऑफेंस तो बन जाएगा 307, रेप नहीं बनेगा। उसके बाद डेफिनेशन में यह चेंजेस आया कि पेनिट्रेशन काफी है, फिंगर भी कोई भी। उसके बाद क्या हुआ कि एक कश्मीर के टीचर का केस हुआ। उसमें क्या हुआ कि टीचर ने अपने स्टूडेंट के साथ कोशिश की, उसके ऊपर एजुकुलेट हो गया, लेकिन पेनिट्रेशन नहीं हुआ। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, बेशक पेनिट्रेशन नहीं हुआ, रेप है। उसके बाद 375 में अमेंडमेंट आया, और ये जो लोगों में भ्रम है, वो रेप नहीं है, रेप का डेफिनेशन बनाया गया है, और उस डेफिनेशन में कई चीजों को ऐड किया गया है। और उस डेफिनेशन में प्राइवेट पार्ट को किस करना या अपने प्राइवेट पार्ट को किस करवाना भी रेप के डेफिनेशन में आ गया। तो ये लोग बदमाशी कर रहे हैं ना कि पेनिट्रेशन नहीं हुआ, अरे इसीलिए 375 1A भी नहीं लगा। अगर पेनिट्रेशन होता तो वो धाराएं लगती, ये CD। दूसरा, उसके बाद एक और चीज हुई जो C में आया कि मान लीजिए कोई आदमी 1-2 घंटे या काफी समय तक एक लड़की के शरीर से खेलता है, लेकिन उसको एक्चुअल पेनिट्रेशन नहीं करता है, केवल उसको उकसाता है, तो वो C आया डेफिनेशन में कि अगर आप उसके बॉडी को मैनिपुलेट करते हैं और आप उस मैनिपुलेशन पे आप उसको केवल एक्साइट करते हैं, कुछ ऐसा हो जाए, जैसे बापूजी के केस में प्राइवेट पार्ट, तो रेप में आ गया। तो बापूजी के केस में पेनिट्रेशन का एलिगेशन, ये कामत को जज नहीं बोला, पेनिट्रेशन का एलिगेशन ही नहीं है, इसलिए उसकी मेडिकल की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट तो बहुत बार कामत जी कॉन्फिडेंटली मोटिव पर जवाब नहीं दिए, लेकिन घुमा फिरा के मोटिव पे कई चीजें बनाई गई। नंबर 1 ये मोटिव पे बनाई गई कल्कि केस, उन्होंने क्लियर नहीं बोला, लेकिन बहस के दौरान बोला। इनडायरेक्टली दुबे का बोला, इनडायरेक्टली उन्होंने आश्रम में तुमको हम वो बक्ता बनाएंगे, मोटिव। उसके बाद लड़की को ये जब तब में इंटरेस्ट नहीं था और ये कर रहे थे वो, तो इनडायरेक्टली एक नहीं 4-5 बनाया। लेकिन जो बापूजी का, सुनिए, इन्होंने 4-5 तो बना लिया। बापूजी का 313 का स्टेटमेंट है, उसमें 50 करोड़ का है बयान कि मुझे 50 करोड़ के लिए इन लोगों ने फंसाया। तो इनडायरेक्टली तो डिफेंस आपको प्रूफ तो करना पड़ेगा ना, आपके बोलने से नहीं होगा कि वो हम मुझे प्रोफेसर देखिए कॉमन सेंस से सुनिए, दुबे को कौन हटाया? अगर हटाया तो छिंदवाड़ा पूरे में, ये तो है ही नहीं कि बापूजी ने दुबे को हटवाया है। लड़की छिंदवाड़ा में, दुबे छिंदवाड़ा में, कहीं हमारा ये सजेशन ही नहीं है कि दुबे को बापूजी हटाए, ये हमने कहीं बोला ही नहीं है। तो अगर कॉमन सेंस से सोचिए कि अगर बापूजी का दुबे से हटाने में कोई रोल ही नहीं है, तो लड़की को बापूजी पे क्यों खुंदक आएगी दुबे के लिए?
बापूजी को तो तब खुंदक आएगी ना जब लड़की ये बोलेगी कि दुबे को बापूजी ने हटवाया। ये तो हमारा केस ही नहीं है कहीं भी। तो लड़की को जब ये हमने कहीं क्वेश्चन ही नहीं पूछा और बापूजी का रोल ही नहीं दिखाया हटाने में, तो लड़की कोई क्यों मानेगा कि इसके लिए बापूजी से खुंदक में आएगी। दूसरी बात, इन लोगों ने ये कहा कि वक्ता बनाना चाहते थे इसलिए कर दिए। बापूजी ने, वो एविडेंस में आया है कि तुम अभी अहमदाबाद चली जाओ, उसके आगे का कामत जी नहीं पढ़े। उसमें आगे लिखा है कि वहां से तुम्हें पढ़ने के लिए हम वहां पे छिंदवाड़ा भिजवा देंगे। तो ये जो कामत जी बहस में बोल गए कि वो तो अहमदाबाद भिजवा रहे थे, उसी में ये लिखा हुआ है। अगला लाइन इन लोगों ने पढ़ा ही नहीं। कल्कि का केस पे आ जाइए। कल्कि का केस डिसमिस हो रखा है रोहिणी कोर्ट में, और रिवीजन पिटीशन डिसमिस हो रखा है कल्कि का। और कल्कि का केस जो रायपुर या कहीं और दर्ज हुआ था, वो हाई कोर्ट तक डिसमिस हो रखा है। कोई रवि नाम का आदमी था, मेरे चैम्बर भी आया था, मैं सारा कागज पढ़ा, नीचे सेशन में, रिवीजन में, हाई कोर्ट में कई बार वो सब डिसमिस हो रखा है जुडिशियल। लड़की के बाप के खिलाफ यहाँ दिल्ली में डिसमिस हो रखा है। तो जिसको आप ये कह रहे हैं कि इसके चलते कि वो कल्कि कर रहा था, इसके लिए हमने क्या कहते कामत जी को सब बता दिया था मैंने, उसके चलते उसने हमने रोका, तो उसको तो कोर्ट ने बरी कर रखा है। उस पे बरी नहीं, बरी तो छोटी चीज है, कोर्ट ने कंप्लेंट केस में सम्मन भी इशू नहीं किया था और वो फाइनलिटी है। तो रिपोर्ट क्या हो गया उसका मतलब कि कल्कि के केस में लड़की के बाप का हाथ नहीं है, ये कोर्टों ने माना है। देखिए हम आप कुछ भी, ये कामत जी को मैं बता दिया, कामत जी को मैंने कहा कि त्रिवेदी कमीशन कोर्ट के रिकॉर्ड में, वो जुडिशियल रिकॉर्ड है, आप दे सकते हो, वहां पे महेंद्र चावला और इन सब का स्टेटमेंट झूठा त्रिवेदी कमीशन ने दिया ना कि भाई ऐसा कोई बच्चे के साथ नहीं हुआ। मैं पहला दिन और बाद में भी बोला वो जुडिशियल फाइंडिंग है, वो आप कभी भी दे सकते हो, इन लोगों ने नहीं दिया। हाँ, 2008 में बापूजी पे इसी सेट के लोगों ने, चावला दिस दैट, इन लोगों ने आरोप लगाया था और जस्टिस लेवल के कमीशन ने उसे झूठा पाया था। और उसके लिए 391 की इसलिए जरूरत नहीं है कि वो जुडिशियल रिकॉर्ड है, मतलब एक कमीशन का रिकॉर्ड है जो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया, वो लगा देना चाहिए था ना। फिर कामत जी को मैंने कहा था, कामत जी ने बहस किया था कि एफआईआर बापूजी सब जो जज हुआ था वो क्वैश हो गया था, खत्म हो गया था कि आरोप झूठा है, वो वाला ऑर्डर लगाना चाहिए था कि नहीं, कि जो बापूजी के ये केस में जो दो बच्चे मरे थे उसमें बापूजी और इनको अहमदाबाद के आश्रम का बापूजी और साईं जी दोषी ने, वो वाला फाइंडिंग लगाना चाहिए था। और आप वो बिना 391 के लगा सकते थे, क्यों नहीं आरसी सोनल और ये इन लोगों ने लगा। ये सारी बातें मैं चीख चीख के इन सबको बता चुका हूं, चीख चीख के बता चुका हूं। और एक चीज सुनिए, मान लीजिए कोई पॉइंट, मैं सपोर्ट में आरसी और कामत के नहीं बोल रहा, ये सोनल के नहीं बोल रहा हूं, कोई भी पॉइंट लीगली या फैक्चुअली छूट जाता है तो कानूनी और तथ्यों में खोद खोद कर पूछना किसका काम है। कामत साहब का काम क्लाइंट से सीनियर एडवोकेट होने के नाते नहीं है, ये काम जो उनकी मेन वकील है, चाहे वो राठौर हो, इनामदार हो, उनको क्लाइंट जो ये लोग बैठते हैं, ये सारी हिस्ट्री पूछनी और उसका रिकॉर्ड जो जरूरत है लगाना चाहिए कि नहीं पूछ के। तो वकील भी ये नहीं कह सकता कि मुझे सोनल ने नहीं बोला या आरसी ने नहीं बोला, उनका अपना क्या काम है। हम धर्मेंद्र मिश्रा अगर फीस लेके, तो हम फीस क्यों लेते हैं, और या मान लीजिए मैं फ्री में केस ले लिया तो हमने जिम्मेवारी ले ली है केस की, कानूनी और तथ्यों पे पढ़ने की, है ही नहीं। मतलब कि आपको मैं बता दूं, चाहे एज का फैक्ट, हर चीज पर इन लोगों ने बेसिक किया ही नहीं, बेसिक किया ही नहीं काम। और जितने बहुत बहस हुए वो तथ्यों से बहुत उलट हुए। और एक चीज और आपको बता दूं, जो एक लाइन होता है ना, जजेस कभी बोलते हैं योर टीम हैज वर्कड वेरी गुड, यू हैव वर्कड वेरी नाइस, ये सब जो है ना, जजेज भी उस सीट पे बैठे थे तो वो वकीलों को भी थोड़ा थोड़ा खुश करके रखते हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा खुश करके रखते हैं, ऐसी बातें बोलते रहते हैं। लास्ट दिन में जज साहब ने क्या कमेंट मारा सुने, कि मिस्टर कामत इज इट्स टू अर्ली फॉर मिस्टर कामत टू
प्रेजेंट। दूसरा कमेंट तुम्हारा कि मिस्टर कामत इज नॉट ऑनलाइन, हिज कंप्यूटर इज ऑनलाइन। उसके बाद एक टोन तुम्हारा, देखिए कोई वकील ये बहस करे कि जनाब हम तो ये सोच रहे थे, अगली पार्टी ने बोला तो कि 5 दिन करेंगे, इसीलिए हम जो है ना 5 दिन तक चद्दर तान के सो गए कि उसने 5 दिन बोला था, तो इसीलिए वो पहले कर दिया तो हम आ नहीं सके। अरे भाई 5 दिन कर रहा है तो आपका कोई रिस्पॉन्सिबल तो खड़ा होना चाहिए। आप तो जज ने क्या टोन तुम्हारा सुनिए कि मिस्टर कामत यू सेट फॉर 1 वीक और 2 वीक, यू टुक 1 month। Here the council takes time for 5 days, they finish in 2 days। तो इसका टोंट का मतलब ये होता है, आप कौन बात पर टिके थे अपने? 10 दिन का बोल के 1 महीना लिए, ये 5 दिन का बोल के 2 दिन लिए। अंतर यह है कि आप ज्यादा की तरफ गए या कम की तरफ गए। दे दिया, मोंगा साहब ने दे दिया अच्छा से। धर्माचार्य जी, हाँ सर। हाँ, हमसे एक आपने जो कहा इसमें और आपने जो तथ्य रखा है, इससे एक बात स्पष्ट हो गया, इस केस में जजों का किसी कोई कमी नहीं है, गलती नहीं है, किसी भी प्रकार कोई भी मैटर उन्होंने। हाँ। तो इससे एक बात साफ हो गया, सरकार या जज नहीं है, तो सारे के सारे गलती थे देवदत्त कामत जी और उनके जो रामचंद्र और आश्रम मैनेजमेंट के कीर्ति सब सारे सब ये है, और कीर्ति आहूजा इन्हीं के बचाने के चक्कर में इन्होंने अलग से हाँ, बचाने के चक्कर में क्यों? बिल्कुल के चक्कर में बिल्कुल बचाने का। ये लोग आश्रम मैनेजमेंट सब ठीक है, और देवदत्त कामत जी भी ठीक है, रामचंद्र भाई, लेकिन गलत है सब ठीक जज, है। उन्होंने गलत किया। लेकिन हाँ आपने हाँ, जो तथ्य बिल्कुल रखा, बिल्कुल आपने बिल्कुल। रखा है, और इसमें तो जज सरकार संपूर्ण मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल एक बात स्पष्ट है आपके बात से, आपने जो तथ्य रखा इसके पीछे बहुत लॉजिक है। भला ही जी जी हमने कानून की पढ़ाई नहीं किया है, लेकिन फिर भी जी जी आपने जो लॉजिक रखा है, जो देखा है, और मेरे भी उम्र है 50 प्लस, जी जी जी। तो हम समझते तो है भाई, अच्छा या सीधा आपने जो रखा है। तो कीर्ति आहूजा का हमेशा जितना भी दलील दिया है वो इन लोगों को बचाने के लिए और जजों को उनके कमी ढूंढ रहे थे। जस्ट यहाँ कीर्ति आहूजा का जितना आज तक का जितना बयान है ना, वो केवल और केवल जज को और सिस्टम को गलत बोलने का है, और बाकी सारे लोग जो केस से जुड़े हैं उन सबको अच्छा बोलने का, उनको अच्छा बोलने का। हाँ, वो सब दूध के धुले हुए हैं। हाँ, एक बात बताना, मेरा एक बयान भी इन लोग, जो महेंद्र चावला गिरफ्तार हुआ, कहीं कोई एक बयान भी आपको कहीं भी किसी भी जगह पे नहीं लिखेंगे ये लोग कि मिश्रा जी के पानीपत केस से जुड़ा हुआ केस में हुआ, मेरा नाम ही नहीं देंगे ये। दूसरी बात, एक चीज और बता दूं, ये गलतफहमी सबको दूर करा दीजिएगा कि बेल किसने दिलवाया। बापूजी को जो पहला बेल मिला है ना, माधव बाग वाला, वो बेल किसी ने बहस देके नहीं दिलवाया। दिसंबर का महीना है 2023 का, जहां तक मुझे याद है, ये बेल सरकार ने दिया है। कामत साहब ही वकील थे, जस्टिस बिश्नोई जो थे ना वो जज साहब थे, उनके साथ एक और जज था, और सरकार ने बयान दिया है कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि इनका इलाज कस्टडी में कहीं हो। तो ये जो माधव बाग और जितनी जगह का हुआ है ना, ये सरकार के बयान से हुआ है, कोई बहस से नहीं हुआ है। जो ये आज ये बोल रहे हैं ना कि हमने माधव बाग करवा दिया, हमने ये करवा दिया, ये सब झूठी बातें हैं। बापूजी को जो पहला बेल सही मायने में मिला है ना, वो मिला है जस्टिस इंद्रेश के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से, जिसमें मेन नायडू जी वकील साहब थे, और उसका भी एक बैकग्राउंड है। अगर वो आप उसको यदि आप वो वीडियो को देखेंगे ना, तो जज साहब ने कहा है कि मेरा एक अपना पर्सनल इंसिडेंट है, उन्होंने खोला नहीं। असल में स्वर्णा जो डोसा वाला है, वो एक मर्डर केस में एक लाइफ कन्विक्ट था, और इन्होंने बेल जो दिया उसको हॉस्पिटल ले जाते वक्त वो मर गए। तब से जस्टिस इंद्रेश को वो पर्सनल एक्सपीरियंस के बाद, इसीलिए उन्होंने पहला जब नोटिस दिया था देने के लिए, तो उन्होंने ये कहा था कि आई डोंट वांट दैट ही शुड डाई इन द जेल, एंड क्या बोलते हैं, और मैं पूरे बेल पे नहीं सुनूंगा, लेकिन मैं इंटरिम के लिए जस्टिस वो वकील साहब नायडू साहब थे,
तो मैं दूंगा। तो वो जज साहब का टेम्परामेंट था पहले, इसलिए बेल मिला है। बापूजी को कोई बेल नहीं मिला है क्या बोलते हैं वो कामत साहब के द्वारा पहली बार माधव बाग में, बल्कि उस दिन जब बेल मिला मैं वहीं पे था, तब मैं आ गया था वकील। और सुन लीजिए, 2 बजे तक का टाइम दिया गया था और ये कहा गया था कि जाके यही आरसी अर्जुन और इन लोगों ने बापूजी को कस्टडी एफिडेविट देके वो करवा दिया कि हम नहीं जाएंगे कस्टडी में, उन्होंने मना करवा दिया। उसके बाद 2 बेल एप्लीकेशन लगी, एक अर्जुन की तरफ से लगी मेदांता और इटर्नल के लिए, और एक उसके लिए मेदांता के लिए, ये सॉरी माधव बाग के लिए। मुझे बुलाया गया, मैं कहा मैं करूंगा। एक दिन पहले जगमाल चौधरी से मिल लिया, उसको आना नहीं था। बाद में मिस्टर अर्जुन ने जगमाल चौधरी को ले आके कोर्ट में डिस्टर्ब किया, जस्टिस मेहता जी थे, और वहां मैं लड़ गया। वहां पे ये ऑर्डर पास हो रहा था कि चार्टर फ्लाइट से 2 अटेंडेंट के साथ अपॉइंटमेंट लेके एम्स जाएंगे, तब मैं लड़के वो ऑर्डर नहीं होने दिया। और फिर मैंने ये कहा कि आप मुझे ये दूसरा वाला पे आप उसका दे दो, कस्टडी में ही ये दे दो, क्या बोलते तब तक माधव बाग का। तब मेहता साहब बोले नो 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 नो, और माथुर जी ने बोला कि जिस वक्त मिल रहा था तब आपके क्लाइंट ने क्यों नहीं लिया। तभी उस ऑर्डर के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट गए, तब मुकुल रोहतगी जी अपीयर हुए थे, और वही मेरे ऑर्डर पे तो मुकुल रोहतगी जी ने कहा, तो जज साहब ने कहा, वहां पे संजीव खन्ना जी थे, कि आप ऐसा करो कि ये वाला दोबारा हाई कोर्ट में जाओ। तब जाके दोबारा हाई कोर्ट में उसी ग्राउंड पे आया, तभी जस्टिस वो वकील साहब बाजवा साहब हो गए थे। तो माधव बाग का पुराना वाला ऑर्डर के बेसिस पे वहां माधव बाग के लिए ऑर्डर किया मेहता साहब ने, लेकिन सिक्योरिटी इलेक्शन के चलते रिपोर्ट आ गई कि इलेक्शन है। तो उसके बाद माथुर साहब ने कहा कि कड़वड़ करवा लेते हैं, तो कड़वड़ से रिपोर्ट ये आई कि हमारे पास फैसिलिटी नहीं है। तब पहली बार विनायक वो आरोग्यम हुआ है, कोई वकील की नहीं है। ये 2000 का बिश्नोई जी के ऑर्डर के चलते विनायक हुआ है। सारी झूठ बातें, केवल झूठ के। उसके बाद क्या हुआ कि जब विनायक में हम लेते रहे 30 डे, उसके बाद मेहता साहब ने जब सब कुछ यहाँ ठीक रहा और माधव बाग से रिपोर्ट अच्छी आ गई, तब माधव बाग ये गए। तो ये बेल का ग्राउंड कौन था? सरकारी वकील का कोर्ट में हमारे एप्लीकेशन पे आके ये कहना कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने खर्चे पे बेल कराएं। जो मैंने ये दिल्ली का जो जैन का एक जजमेंट है, जो जैन सत्येंद्र जैन का जजमेंट से मैंने माथुर साहब के वो ऑर्डर में अभी भी लिखा हुआ है, सत्येंद्र जैन के जजमेंट पे मैंने वो उसमें सारा है कि अपने कॉस्ट पे आप करवा सकते हैं। तो लेकिन जो क्रेडिट गोज टू द स्टेट, ये लोग जो स्टेट को गाली देते हैं, स्टेट के बयान से बेल मिला था मैं पहला। सत्य बता के कोई राजी नहीं है, क्यों? सत्य बताने से मेरी तारीफ नहीं होगी ना ज्यादा। और रही बात जो अभी 6 महीने वाला चीफ जस्टिस से बेल हुआ, उसके विषय पे कोई बात नहीं करूंगा। वो कभी किसी से पर्सनल मिलूंगा तो बताऊंगा, उस पर बात नहीं करूंगा ज्यादा। ये वकीलों का रोल ये नहीं है कि मुझे आरसी ने बोला, मिश्रा जी ने बोला, इसने बोला। जो लीड लॉयर होता है उसकी जिम्मेवारी होती है कि वो रिकॉर्ड को कोरिलेट करे, और जो लीड लॉयर को सपोर्टिव ब्रीफिंग लॉयर होता है, इस केस में राठौर, तो इन लोगों की जिम्मेवारी थी। मेरा तो मुझे एक और लगता है, ये मिश्रा जी कामत जी को मत बोलो, कामत जी से दूरी बनाओ, डिस्टर्ब नहीं करो, ये भी कोई बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है कि, और ये करने वाले सबसे ज्यादा 2 था, साधक सेवादार, मैं तो नाम लेता हूं, मुझे कोई डर नहीं, और ये दूसरी वो कौन, वो एक है शंखनाथ, मैं तो नाम लेता हूं। ये तो मिश्रा जी, नाम बदल दिया उन लोगों ने, नाम बदल दिया ताकि मैं ये ना बोलूं कि मैं लीगल नोटिस ना दूं। देखिए गौर से सातिर क्या होता है, झंटू दल आपके नाम से मिलता कर देगा। आप बोलोगे कि आपने बोलेगा मैंने तो आपका नाम ही नहीं लिया है, आपको क्यों लग रहा है कि हम आपके खिलाफ बोल रहे हैं? ये बड़ा सातिरपन चलता है कि आपके ऐसा लिखेगा जैसे मेरे नाम को लिख देगा जिसरा ज्यादा ना बोले। लोगों को पता है कि ये जिसरा वकील मिश्रा के लिए बोल रहे हैं। अब मैं बोलूंगा कि आप मेरे नाम पे क्यों बोल रहे, बोलेगा मैंने तो जिसरा बोला है, मैं तो अदृश्य हाथ बोला हूं, मैंने तो आपको बोला ही नहीं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? आपके चोर के दाढ़ी में तिनका। जब मैं जिस दिन से ऑर्डर आया मैं बीमार पड़ा हुआ हूं, शौक मुझे भी लगा। बापूजी का केवल मैं वकील नहीं हूं, बापूजी के साथ न्याय नहीं हो रहा है, और ये न्याय मैं कोर्ट के लिए नहीं बोल रहा हूं,
बापूजी को जो मिलना चाहिए एविडेंस में ना, क्रॉस में, इसमें, वो बापूजी को नहीं मिला, नहीं मिला। और मैं साफ बोल रहा, कोई भी पैरों का, अरे नहीं रखो, मुझे भड़का दो बापूजी से, जो भी है ना रखे, बापूजी मुझे कभी ना छोड़ने वाले और नहीं रखना। लेकिन जब तक रहूंगा सच बोलूंगा, जब तक रहूंगा सच बोलूंगा, इस डर से कि मैं इस केस में बना रहा हूं, इसके लिए करूंगा तो जितना सोनल आरसी भागीदार है पाप का, उतना मैं भी हो जाऊंगा। मुझे नहीं बनना किसी, मुझे भगवान को पूरा खुला मुंह दिखाना है, अच्छा मुंह दिखाना है। मैं जब एक साधक नहीं हूं, मेरा कोई उनके आश्रम और किसी से जुड़ा हो नहीं, जब मैं एक केवल वकील हूं, तब मेरा दिल इतना फटता है बापूजी के कि इनको न्याय मिले। इन सबको क्यों नहीं समझ में आता ये चीज। कागज देने का बंद कर, मैंने कामत जी को बोला जो आपका लाइन ऑफ एक्शन है उस पे ही मैं कर दूंगा। आरसी ने साफ बोल दिया, आरसी ने, कि मैं मिश्रा जी को कागज नहीं दूंगा। कामत जी ने मुझे बोला कि मिस्टर मिश्रा, आई विल गो बाय द वर्ड्स ऑफ मिस्टर आरसी, तो आई कांट से हिम टू गिव यू द पेपर्स। ये कामत साहब केस दूसरे दिन मुझे कोर्ट के अंदर, मैं क्या क्या आपको बेइज्जती अपनी और दर्द बताऊं कि कामत साहब ने कहा कि आरसी नहीं दे रहा है तो मैं आरसी को कुछ नहीं कह सकता, इसलिए मैं नहीं दे सकता, दिलवा सकता। मैं इतनी बेइज्जती, इतनी अपमान, इतना मतलब कि चीजों को मिश्रा जो जी, झेला, मैं अपनी प्रोफेशन और लाइफ में नहीं झेला हूं आज तक। लेकिन जी, छोड़ा नहीं, इसलिए नहीं छोड़ा, ये मिश्रा लोग जी, इसलिए करते हैं कि हट जाए। इसका मतलब ये तो ये देवदत्त कामत जी पूरी तरह से हाँ अर्जुन मैनेजमेंट से मिले हुई है आपके हाँ, इस सब बातों एक है। से। हाँ हाँ, अर्जुन, अर्जुन ने बापूजी को तारीफ किया है, कामत जी, कामत अच्छा आप बस। सब मिले हुए हैं, आपके इस बातों से प्रमाणित हो रहा है, बिल्कुल आपके ऐसा चैनल के है कि माध्यम से बापूजी को मैंने इंफॉर्मेशन भिजवा दिया था कि बहस सही नहीं चल रही है। अर्जुन ने कई जगह ये कहा है कि बहस सही चल रही है, इस तरह से सही तरह से कामत जी नहीं कर पाए। जो पहले दो बयान है ना, उससे लड़की मौका तो पता कर ली है, लेकिन जो 22 तारीख के बयान में कमरे के अंदर की चीजों के बारे में डिटेल दी है। अब ये दोनों बयानों के, कामत जी ने ये कह दिया कि कभी पहले लड़की देखी ही नहीं थी। कामत जी को यहां पे इस तरह से आर्ग्यूमेंट करना चाहिए था कि केस को मजबूत करने के लिए जो चीजें नहीं थी और जो हो नहीं सकती है, उसको भी लड़की ने 22 तारीख को बोला। ये लड़की की नीयत दिखाती है कि अपने को और ज्यादा पक्का उस जगह के में जाने का, करने का, और यही टेम्परामेंट दिखाता है कि लड़की उसको इम्प्रूव करके केस अपना मजबूत करना चाहती है। तो जब एक लड़की 18-19 को दे दी, एक चीज बता दी, तो उसको आखिर इतनी क्यों एंजाइटी थी कि उसको और पक्का करे। ये लड़की की नीयत को डाउट में डालता है, ये आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। एक दूसरा, कहीं ना कहीं इनको आर्ग्यूमेंट करना चाहिए कि 19 और 20 को जो कमरे के बारे में बताया, वो कमरे के बारे में लड़की को कैसे पता चला। देखिए 22 को 21 के वीडियो से कमरे के अंदर का, मान लीजिए घड़ी, चादर, एसी का पता चला, लेकिन कमरे के सामने का जगह, गेट, रास्ता, पीछे का बरामदा, वो दोनों कमरे का बेड, ये तो 19 और 20 को बोल चुकी है। तो हमें ये कवर करके चलना पड़ना चाहिए था कि 19 और 20 का लड़की को कैसे पता चला। तो उसके लिए देखिए, बड़ा 14 को लड़की का आरोप है कि 14 को हमने घुमाया चारों तरफ, और 15 को ये लड़की का आरोप है। हमारा यह है कि लड़की को हम मिले ही नहीं, आई नहीं, तो हम 14 भी मना कर रहे हैं। अब हम ये तो बोल नहीं सकते ना अब कि 14 को जो हम घुमाए थे तब देख लिया, क्योंकि हम ट्रायल में 14 भी मना किए हुए। तो कामत जी ने, मैंने कामत जी इसको डेवलप ही नहीं किया कि इसको कैसे कवर करें। देखिए कवर ही नहीं किया, इसको कवर करना चाहिए था। या तो इसका यह आर्ग्यूमेंट होता है कि जैसा 19 और 20 को बताया, मौका वैसा नहीं है, ये नीचे ट्रायल कोर्ट में कवर नहीं हुआ, यहां बोलने से भी काम नहीं चलेगा। तो 19 और 20 को इन्होंने कैसे कवर किया,
वो वाला चीज पूरा उन्होंने खुला छोड़ दिया। तो आप गौर से देखना कि जज ने उसको जजमेंट में ना इग्नोर कर दिया कि जब कमरा और ये सब चीजें वो सब है, और उससे भी ऊपर है, अभी यहाँ नहीं बताऊंगा आप लोग को कि ये चादर फादर इंपॉर्टेंट ही नहीं होता। मैं आपको क्या बताऊं, हम लोगों के द्वारा जी। ऐसी चीजें, कामत साहब ने उसको कवर ही नहीं किया। देखिए, आपको नीचे जो गलत हो गया, उसको गाली देने से तो अपील में बहस करने से चलेगा नहीं। आपको आपको अपील में अपने बुद्धि से उसको कवर करना पड़ेगा। गलती भी हो गई, गलती हो गई इसलिए सजा हुई इसलिए अपील है इसलिए आप हो, और आप हो इसलिए कवर करना पड़ेगा। राइट। कवर ही नहीं हुआ। वो चीजों को एक एक करके इन लोगों ने छोड़ दिया कि इसको कवर ही नहीं करना। और वहां पे जो एविडेंस में और इसके अलावे और कई चीजें हैं, इतनी चीजें हैं, उसको आपने कवर नहीं किया, तो ये जो 22 है ना, ये बेईमानी हो गई। 22 का एक, मेरी बात सुनो, जज एक चीज बोलेगा कि चलो कमरे उमरे का उसको बाद में बता दिया। एक देखो, आप लोग को लीगल सवाल बताता हूँ। अच्छा वकील साहब एक बात बता, जज मुझसे पूछेगा, चलो वकील साहब एक बात बताओ कि मान लिया कि 22 को लड़की को दिखा के 22 को कमरे के अंदर की बात तो झूठी लिखवा दी, लड़की को नहीं पता चलना चाहिए था, लेकिन जो बाकी चीजों को आपने माना है और कमरे के बारे में कर दिया और ये कर दिया और कमरे के भीतर का और ये सब करके आपने लड़की सबको वहां तक पहुंचा दिया, तो वो सब बयान का हम क्या करें? वो तो आप मानते नहीं, वो सब चीज तो आपने सारा चीज तो कर ही रखा है, तो उसके बारे में क्या बोलोगे? कवर ही नहीं किया, वो कवर ही नहीं किया। 15 14 15 के इंपॉर्टेंट चीज, 14-15 का इंपॉर्टेंट चीज और क्रॉस एग्जामिनेशन और एविडेंस की चीजों को कामत जी ने कवर ही नहीं कर दिया, छोड़ दिया, एकदम खुला छोड़ दिया, और जो बहस किया उसके खिलाफ वाला बहस कर दिया। उसमें लिखा हुआ है, 3 ऐसे जगह पे लिखा हुआ, 3 जगह लिखा हुआ है कि यह सही है कि मैं लड़कियों के साथ गई, यह सही है कि बापूजी से 3 बार मिली, यह सही है, ये सब मान रखा है हरिद्वार का। तो जब आप मान रखा है तो आप, आपका बहस तो ये होना चाहिए, कामत जी को मैंने बोला, ये बहस होना चाहिए कि हरिद्वार गई है, हमने खुद ही मान लिया है, लेकिन हरिद्वार में वो चीजें नहीं हुई जैसा वो बोल रही है, वहां ध्यान देना चाहिए। जब कोई चीजें नीचे एडमिट हो जाता है तो आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि नीचे की वकील ने गलती किया। आपको उस चीज को आरोपों से दूर ले जाना होता है, और उसको इस तरह से कहा जाता है कि जैसा भी, ये देखो ना, हम तो कितना ऑनेस्ट है, हम ये भी तो बोल सकते थे कि हरिद्वार नहीं आई, हमसे मिली नहीं, हम तो मिली, हमने सच बोल दिया, हाँ बच्ची सब आई थी, हमने तो ये भी नहीं छुपाया। हमारी नीयत खराब होती तो हम तो सवाल जवाब में छुपा देते, ऐसे कवर नहीं किया, और जो रिकॉर्ड में है उसके उल्टा कामत जी ने बहस कर दिया। ऐसे सैकड़ों चीज है। आप लोगों को मैं क्या बताऊं, मैं क्यों बेचैन हो रहा था इतना। वो बहस कर रहे थे, मैं फाइल पढ़ा था, मैं सारी चीजें उलट देख रहा था। मैं उठ के, आप देखिएगा 1-2 बार मैं उठ के कुछ बताने के लिए तो उधर से आरसी झपट्टा मार के आता था मेरी तरफ, जज के सामने। और सुनिए, आपको एक और चीज बताता हूं, जो चेयर था, मैं, मेरे साथ कितनी बेइज्जती हुई है ना। जो कुर्सी था पहले रो में, तो मैं, चलो वो लोग ब्रीफ करे, मैं सेकेंड रो के कोने में बैठता था। इन लोगों ने पहले दिन के बाद सोनल वहां पे आके मुझे कुर्सी नहीं दी। आप देखो, मैं केओस नहीं किया, मैं चुप मार गया, उस कुर्सी पे बैठ के मुझे कुर्सी पे बैठने नहीं दिया। उसके बगल में लोहिया जी थे, ये लोग जगह नहीं दिए, मैं दूसरी तरफ आया, मेरे को वहां पे बैठने तक में ये सोनल तंग करती थी। और एक वकील साहब थे, मैं नाम नहीं लूंगा आप उनका, मुझे ये चीजें कोर्ट के अंदर झेलनी पड़ी है। तो फिर आप देखिएगा, मैं बाएं हाथ की तरफ वाले जिधर सरकारी वकील है उसके पीछे। उसके बाद सुनिए, 2 दिन के बाद जब मैं बहुत टफ होके कर रहा था, जनरली वकीलों का क्या होता है कि जब वकील बाथरूम, जब केस खत्म होता है सब बाथरूम के लिए भागते हैं, जनरली होता है। बाथरूम में मैं गया, बाथरूम बड़ा सा बाथरूम है, काफी लोग हैं, 1-2, उस वहां पे वो
उसका सोलंकी वकील आ गया, वकील सब एक दूसरे से बात करते हैं, नमस्ते करते हैं। मैं बाहर निकला, ये आरसी और ये राठौर ये लोग सब हल्ला करने लगे कि मिश्रा जी सोलंकी से मिल गए। इन लोगों ने ये भी कर्म करके कोशिश की कि मिश्रा जी किसी तरह से कॉर्नर हो जाए। इतना इन लोग क्या नहीं किया, मिश्रा जी डिस्टर्ब नहीं करो, मिश्रा जी ये नहीं करो, झंडा लेके वो 4-4 आदमी का कि मिश्रा जी कामत को डिस्टर्ब करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, ये शुरू हो गया। ये सब चीजें क्यों मुझे रोका गया? जो दीपक चौरसिया का केस है, ये एलिगेशन है, चार्ज भी एलिगेशन है, इसका यूज हो सकता है। जो असल यूज होगा ना वो त्रिवेदी कमीशन है, क्योंकि वो फाइंडिंग है। जो यूज होगा मीडिया ट्रायल पे, ये वाला कागज हमने सारा दे दिया था, चार्ज का वाला, जो दीपक चौरसिया वाला। जो महेंद्र चावला है, महेंद्र चावला के बयान को त्रिवेदी कमीशन ने सही नहीं माना, वो वाला डॉक्यूमेंट यूज होना था, इन्होंने नहीं किया। अगर अच्छा सुप्रीम कोर्ट का हुआ ना, सच्चा वकील हुआ, वो किसी पैरोकार की भी गलत नहीं सुनेगा, फाइल उठा के फेंक देगा कि तुम बहस कराओगे कि हम मैं करूं। और अब वकील सही नहीं हुआ तो मैं भी पैरोकार बन, मान लीजिए मैंने किसी सीनियर को कर दिया, मैंने कर दिया और वो घटिया वकील हुआ, मेहनत नहीं किया, तो मेरी ईमानदारी भी कुछ नहीं काम कर पाएगी। अब सारा दारोमदार सुप्रीम कोर्ट के अच्छे वकील पे है, और उससे पहले वो फाइनल आर्गुमेंट से पहले सारे दारोमदार ये गुजरात वाले पे है। गुजरात में अगर थोड़ा भी नेगेटिव हुआ तो कोई अब 2-2 केस के बाद ना सुप्रीम कोर्ट बोलेगी अब काहे का हम झूठ मूठ का पंगा लेने जाए। तो जो भी गुजरात के वकील साहब बने, वो ऐसे वकील साहब हो जो रियल में वकील हों, और पैरोकार कुछ भी बोले वो खुद पढ़ के करे। अब एक ही आदमी की, मैं आज की डेट में भी सारा जिम्मेवारी अच्छे का कामत जी को दूंगा और उनकी टीम को दूंगा, और बुरे का भी उसकी टीम और उसको दूंगा। मैं चाहे आरसी सोनल कितना भी कुछ करे, वकील पपेट नहीं है, वकील का ओहदा वकील के तौर पे है, वो वकील के तौर पे काम करेगा। उसका क्लाइंट का और पैरोकार का काम ब्रीफ बना के नहीं देना है। जो वकील काम नहीं करते वो पैरोकार के पर्ची पे काम करते हैं। तो जो सीनियर का टीम वर्क होता है, उसके टीम का काम होता है पढ़ना, सीनियर का काम उसको फाइन ट्यून करना होता है और चेक करवाना होता है और कुछ देखना होता है कि कहीं कोई चीज छूट रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं इस अचीवमेंट को अगर बरी भी होता तो मैं कामत और उनकी टीम को देता, और आज सजा भी हुई है तो कामत जी और उनकी टीम का है। तब जब मेहनत ढंग से नहीं हो, अगर मेहनत ढंग से हो गया होता तो सजा भी होती ना। तो मैं यही आप लोग के बीच में बोलता कि कामत साहब ने बहुत अच्छा बहस किया है, अपने लेवल पे बेस्ट किया है, लेकिन वो भगवान नहीं है, वो गारंटी नहीं दे सकते, इसलिए मैं कामत साहब को कुछ नहीं बोलूंगा। मैं खुद ये बोलता, लेकिन बापूजी के अपील में मेहनत नहीं हुआ है, और अब सब लोग कवर करने पे लगे, ताकि 2 कारण से कवर कर रहे हैं। एक, कामत जी से इनका वजूद है, इसलिए कामत जी रहे, हमारा वजूद बना रहे। जैसे मान लीजिए कि मैं नहीं रहूंगा तो लीगल में हरि को कौन पूछेगा, तो मेरा बना रहना हरि के लिए अच्छा रहेगा। तो कामत जी का बना रहना इन सब का हिम्मत, इनकी वजूद बनाएगा। दूसरा कि अगर कामत जी नहीं भी है तो नैरेटिव ऐसा क्रिएट करो कि दूसरा भी कोई वकील आए तो हम ही लोग उसको मैनेज करते रहे। तो यहाँ पे हम और हम ही में बात चल रही है, बापूजी तो है ही नहीं।